2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था एक ना, फैमिली के साथ में था। हम लोग दिल्ली से आ रहे थे, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा। तो बस वही एक सबसे बड़ा एक झटका था हम लोगों के लिए, पूरी हमारी गाड़ी को, सबको पता है। वो इतना बड़ा मेजर एक्सीडेंट था, उसको मैं उस वक्त डर नहीं लगा। जब मैं घर पहुंचा, रिकॉल हुई वो चीज़, कैसे एक्सीडेंट हुआ, मेरा बच्चा, मेरी वाइफ, पूरी फैमिली ख़त्म हो गई थी। एक होता है अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी गलती से सामने कहीं कुछ हो जाए, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन आपकी गाड़ी मुझे लगता है टोल में रुकी थी, आई थिंक। हाँ, वो एक्चुअली में जाम लगा हुआ था। तो जाम लगा हुआ था, तो हमसे ठीक मतलब 30 सेकंड बोलूँगा मैं, 30 सेकंड पहले करीबन 200 बच्चियाँ वो आगे निकली। जैसे आगे निकले वो सारे बच्चे, सामने से ट्रक आया और उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि हम कहाँ थे। आज थोड़ा सा ड्रामेबाजियाँ हो गई है, शो ऑफ हो गया बहुत ज्यादा, कलाकारों का हो या किसी और का हो। उस वक्त नहीं था। आप खुद बोलिए, हम टाउन हॉल की सीढ़ी में बैठे हुए हैं जैसे स्टूडेंट होते हैं, लोग आपको मिलने आ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है वहाँ ठीक है मेरा नाम बन रहा है, नहीं पता है, आप उनसे मिल रहे, अच्छा जी हाँ जी आपने मेरा गाना देखा जी, हाँ कैसा लगा जी, बहुत बढ़िया लगा जी, अभी आएगा जी रिलीज। और अभी क्या है कि अगर अभी लोग मिलने आते हैं तो आपको क्या लगता है कि उस समय एक अच्छे कलाकार का उभरना मुश्किल समय आज वाला था या उस दौर वाला था जब आपने किया? नहीं, वो दौर ज्यादा टफ था। मैं सच्चाई कहूँ, आज बहुत इजी हो गया है। आज तो आप देखिए, आज कलाकार कम हैं और कंप्यूटर के कलाकार ज्यादा हैं। आप अच्छा गाते हो या नहीं गाते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑटो ट्यून लगा के आप लोगों के सामने आ जाते हैं, अच्छा रिदम है, अच्छा म्यूजिक है। पहले स्टेज शो की पेमेंट कितनी मिली? तब मेरे को सबसे पहला जो बड़ा पेमेंट मिला था वो 65,000 मिला था। और 2003 में जो बीमारी है ना, उसको आप दवाई दे के ठीक कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपका स्वभाव खराब है ना, आप जितनी मर्जी दवाई दे दो, जितना मर्जी दिखावा कर दो, वो कभी ठीक नहीं होगी। मेरे लिए बस 2 लाइनें, अगर आप किंदी चाली बांटने वाले, अगर हो किंदी चाली बाटणो किंदी चाली तू, ठुमक ठुमक गाए किंदी चाली तू, किंदी चाली बाटणो किंदी चाली तू, ठुमक ठुमक गाए किंदी चाली तू, किंदे चाले बाटणो किंदे चाले तू, ठुमक ठुमक गाए किंदे चाले तू। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत, लेकर आया हूं एक और जबरदस्त पॉडकास्ट आप सबके सामने। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी भी तरीके से इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, और आज की पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और एक ऐसे कलाकार जिनको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी उनके गाने सुना करते थे, उनकी मूवीज़ देखा करते थे, और मेरी जो एक्साइटमेंट है, मुझे लगता है कि कैमरे पर लोगों को दिख रही होगी। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है विक्की चौहान जी, एक अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है। और आज जिस लोकेशन पर हम आए हैं, ये विक्की चौहान जी का घर है। आप देख पा रहे होंगे पीछे की पहाड़ियाँ हमारी, बहुत खूबसूरत हमारा ये गांव है। और आज की पॉडकास्ट में आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत मज़ा आने वाला है। और जो हमारे हिमाचल के कलाकार है, जो नए उभरते कलाकार हैं, उनके लिए ये पॉडकास्ट भी बड़ी बेस्ट होने वाली है, क्योंकि कुछ इंसान के जो एक्सपीरियंस होते हैं उनसे अगर कोई सीखे तो हो सकता है जीवन की जो प्रगति हो रही है वो दुगनी हो सकती है। तो नमस्कार भाई जी, वेलकम टू लिमिटलेस टॉक। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच राजपूत जी। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे गांव छाजपुर पधारे हैं, और ये ज़िला शिमला का जुब्बल तहसील का गांव है छाजपुर, एप्पल वैली है बेसिकली। और आप इतने दूर से स्पेशल पॉडकास्ट करने के लिए आए हैं, तो मैं दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आज किसी भी तरीके की हमने कोई प्रिपरेशन नहीं की है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। आज की जो है वो एक अनफिल्टर्ड जाएगी, और हमारे आदर्श, हमारे बड़े भाई, हमारे गुरु आपके लिए जो भी कहें, मतलब वो कम ही है। तो आज की पॉडकास्ट में आपके साथ आपकी जीवन के बारे में, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में, क्योंकि मैंने देखा इंटरव्यूज़ आपके हो, लेकिन पॉडकास्ट मुझे लगता है ये पहली है। हाँ, पॉडकास्ट हिमाचल में तो मेरा पहला है। उत्तराखंड में मैंने 2 पॉडकास्ट किए हैं। जी जी जी। और वो दोनों शो पे किए थे, और हिमाचल का पहला पॉडकास्ट है। तो बुलाया है सबने, लेकिन जा नहीं पाया। समय की थोड़ी क्षमा प्रार्थी उन लोगों से भी। बिल्कुल बिल्कुल। हम बिल्कुल शुरुआत से मैं जानना चाहता हूँ, आपके जो गाने थे, नीरू चाली घुमदी, किंदे चाली बांटने किंदे चाली तू, ये गाने ना अभी भी अगर हम सुनते तो हमें ना वो चाइल्डहुड की मेमोरी याद आ जाती। कहते हैं ना कि एक समय होता है,
समय के विजुअल्स तो आते आते, लेकिन उस समय की ना एक जगह की एक खुशबू भी दिमाग में आती है। तो ये आपके गाने थे जिन्होंने हमारे दिमाग में घर किया हुआ है और सुनने में बड़ा मजा आता है। मैं चाहता हूँ एक बार आपकी जर्नी शुरू से आप सुनना चाहते हैं, आपकी जब आपने पहला सॉन्ग निकाला था वो क्या जर्नी थी, और जब पहला सॉन्ग आपका हिट हुआ तो उसके बाद क्या बदलाव हुए, उससे पहले की लाइफ कैसी थी आपकी? देखिए, पहले मैं जो कॉलेज टाइम था उसमें यूजुअली वैसे थोड़ा बहुत जो कॉलेज के समय में गाते थे बच्चे, वैसे ही मैं भी गाता था। जी जी। लेकिन यूनिवर्सिटी में जाने के बाद मैंने यूथ फेस्टिवल में गया और यूथ फेस्टिवल में मैंने पार्टिसिपेट किया था एज एन सिंगर। तो उसमें हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी से जो है, ईयर मुझे याद नहीं है, हम लोगों ने इंटर यूनिवर्सिटी भी जीती थी हिमाचल प्रदेश के लिए। जी जी जी। तो वहाँ से हम लोग जो बस में वापस आते थे, हम लोग गाने गाते थे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जैसे आम तौर पर आज भी सब बच्चे आते हैं। संजौली साइड में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ। जी जी। तो जब वापस आते थे तो बस में हम गाने गाते थे। तो मेरे यार दोस्त मुझे यही कहा करते थे कि ये बस के बच्चे तुझे सुन रहे हैं, तो जब इतने लोग तुझे सुन रहे हैं तो हो सकता तुझे पूरा हिमाचल सुने या जिला शिमला सुने। तो उस वक्त तो थोड़ा ये होता था कि अगर थोड़े लोगों के बीच में नाम बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। जी जी। तो उन दोस्तों का इंस्पिरेशन जो था, उन दोस्तों ने जो मुझे इंस्पायर किया, वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशनल एक आगे ले जाने की चीज़ बनी। तो उन लोगों के कहने पर मैंने गाना शुरू किया और हमने जब ये गाना शुरू किया तो उस वक्त मुझे ये लगा कि जो भी मैं काम करूँगा कुछ ऐसा होना चाहिए कि हटके होना चाहिए और लोगों को अलग दिखना चाहिए कि आप वो काम ना करें जो भेड़ चाल वाले काम होते हैं, जो एक आदमी कर रहा तो 50 आदमी उसको कर रहा है। जी जी। तो मुझे ये लगा कि मैं अलग क्या कर सकता हूँ। तो अलग करने के लिए मेरे दिमाग में और मेरे दोस्तों के दिमाग में आया कि हम हिमाचल प्रदेश का पहला पहाड़ी वीडियो एल्बम बनाते हैं। क्या बात है। और वो बाय हिट एंड ट्रायल कह सकते हैं, हिमाचल प्रदेश का पहला वीडियो एल्बम था वो। और यहाँ तक कि उत्तराखंड का भी पहला पहाड़ी वीडियो एल्बम था। उत्तराखंड में भी उस टाइम वीडियो नहीं बनते थे पहाड़ी। जी जी। तो हमने पहला नीरू चली घूमती वीडियो एल्बम बनाया और जो गाना लिखा है ठाकुरदास राठी जी ने और संगीत जिसमें दिया था पहले एस.डी. कश्यप जी ने, तो उस गाने को मुझे बहुत अच्छा ये गाना लगा। मेरी ज़िंदगी का एक ही गाना जो मैंने किसी और संगीतकार का या गाया हुआ किसी गायक का गाया था। तो नीरू चली घूमती हमने पहला वीडियो एल्बम बनाया था नीरू चली घूमती गाने का। और वो पहला वीडियो एल्बम जो है वो हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा वीडियो एल्बम बना जिसने इतिहास रचा। जब भी आप पहला काम कोई बड़ा करते हैं तो लोग उसको पसंद करते हैं। हिमाचल के लोगों ने, हिमाचल के संस्कृति को प्यार करने वाले लोग, गीत संगीत को प्यार करने वाले लोगों के लिए भी वो नई चीज़ थी। लेकिन मेरी तरफ से वो एक हिट एंड ट्रायल था। बेसिकली हमें नॉलेज नहीं था कि क्या करना है। जी जी। लेकिन जब वो वीडियो एल्बम आया तो उसमें झुमके झुमके जैसा गाना, नीरू चाली जैसा गाना, शिलुए जैसा गाना, वो इतना पॉपुलर वो गाना एल्बम हुआ हमारा। और बस वहीं से वो दौर शुरू हुआ। और पहला वीडियो एल्बम जब बनना शुरू हुआ, रिज मैदान पे हम लोग शूट कर रहे थे गाना, तो बहुत सारे लोग इंस्पायर कर रहे थे, आपको ब्लेस कर रहे थे। और बहुत सारे कुछ लोग बीच में ये भी थे कि क्या कर रहे हैं सामने जाके रिज मैदान पे नाच रहे हैं। तो कुछ लोगों का इग्नोरेंस भी था कि क्या चीज़ें हो सकती है। ठीक है, वो टाइम का एक अलग वो दौर था, वो समय था कि भाई क्या लोग सोचते थे, क्योंकि लोगों के लिए भी नई चीज़ थी। बिल्कुल जी। लेकिन दूसरे दिन जो है, पहले दिन जब हम रिज मैदान पे शूट कर रहे थे, जो दूसरे दिन हम लोग जब विश्वविद्यालय से शाम को वापस आए यूनिवर्सिटी से, और हम लोग मॉल रोड की सैर किया करते थे, वहाँ टाउन हॉल जो है शिमला का बहुत मशहूर, उनकी सीढ़ियाँ मानी जाती है। तो विश्वविद्यालय के, कॉलेज के स्टूडेंट शाम के समय वहाँ बैठे होते थे, लोग मॉल रोड घूमते रहते थे। तो बड़े लोग जो है, दूसरे दिन प्रिंट मीडिया का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उस वक्त के लिए, क्योंकि उस वक्त प्रिंट मीडिया का ही ज़माना था। तो आप जितने भी न्यूज़पेपर थे सब में मेरी बड़ी बड़ी फ़ोटो लगी थी। मेरे लिए तो एक कल्पना से परे चीज़ें थी कि ये क्या हो गया है। जी जी जी। हर पेपर में दूसरे दिन मेरी फ़ोटो छपी कि रिज मैदान पे वीडियो एल्बम शूट हो रहा है, पहाड़ी गाना शूट हो रहा है, विक्की चौहान नया लड़का है। तो बहुत सारे लोग जो है उस वक्त मुझे देख के मुझे मिलने आने लगे कि ये है वो लड़का विक्की चौहान। तो छोटे बच्चे भी, अच्छा विक्की चौहान आपका गाना शूट कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। हाँ। लोग मुझे जान रहे हैं, मुझे क्यों पहचान रहे हैं, क्या हो रहा है। तो एक तरफ से अच्छा भी लगता है। अगर उस दौर को देखूं तो वो एक डायमंड वाली ज़िंदगी थी, जब पता नहीं कुछ भी। जी, जी, जब जी। आपको लोग प्यार करते हैं। आज वाली ज़िंदगी ये है कि आज नाम बन गया है तो लोग पहचानते हैं, तो पता है कि हाँ कैसे किसको डील करना है, कैसे किससे बात करनी है, जी, जी, जी। किससे कैसे मिलना है, या मीडिया को कैसे अटेंड करना है, ब्यूरोक्रेसी को कैसे अटेंड करना, अपने फैंस को कैसे अटेंड करना, पॉलिटिशियन से कैसे, वो आदमी एक्सपीरियंस के हिसाब से सीख जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो आपने बात कही कि कैसा रहा उस वक्त और अभी क्या के दौर में बदलाव क्या उस- फ़र्क है। हाँ।
अब थोड़ा सा मैं अगर सच बात कहूँ, अब जो है जब आदमी कलाकार का जब नाम बन जाता है तो थोड़ा सा फिर वो प्रोफेशनलिज्म में आता है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनावटी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें दिखावटी भी होती है। ये सच्चाई है जीवन की। आज बहुत सारे लोग एग्री करेंगे या नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी जैसे माला, ब्रेसलेट या कोई सुरक्षा कवच, जो ये दावा करेंगे कि वो आपको बुरी नजर से बचाएगा, जादू टोने से बचाएगा या तंत्र विद्या से बचाएगा। लेकिन किसी भी माला को, किसी भी ब्रेसलेट को या किसी भी रुद्राक्ष को अगर आप बिना अभिमंत्रित किए या बिना आपके नाम से एनर्जाइज करके अगर आप धारण करते हो तो मात्र एक फैशन तक ही वो सीमित है। आपने हमें भर भर के मैसेजेस किए और बहुत सारे लोगों ने हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताई, क्योंकि हमने इतने सारे मंदिरों में पॉडकास्ट किए हैं, इतने सारे तांत्रिक व साधकों से मिले हैं। इसलिए इस अनुभव के आधार पर हमने आपकी सभी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लाया है। वो है 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जिन्हें अभिमंत्रित करेंगे हमारे साथ जुड़े हुए बहुत से साधक और आपके नाम से अभिमंत्रित करके आप तक पहुंचाएंगे, जो कि आपकी रक्षा करेंगे किसी भी तरीके के काले जादू से, तंत्र बाधा से, नजर दोष से, शारीरिक व मानसिक तनाव से मुक्त करेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर हमारी त्रिशूल नाम की इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर प्रोडक्ट चूज करें और मैसेज में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो ये कदम हमने आपके बहुत सारे मैसेजेस के आधार पर, बहुत सारे कॉल्स के आधार पर एक सेवा भाव के रूप में लिया है। तो देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ। आज थोड़ा सा ड्रामेबाजियाँ हो गई है, शो ऑफ हो गया बहुत ज़्यादा, कलाकारों का हो या किसी और का हो। उस वक्त नहीं था। आप खुद बोलिए, हम टाउन हॉल की सीढ़ी में बैठे हुए हैं जैसे स्टूडेंट होते हैं, लोग आपको मिलने आ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है वहाँ ठीक है मेरा नाम बन रहा है, नहीं पता है। आप उनसे मिल रहे, अच्छा जी हाँ जी आपने मेरा गाना देखा जी, हाँ कैसा लगा जी, बहुत बढ़िया लगा जी, अभी आएगा जी रिलीज। और अभी क्या है कि अगर अभी लोग मिलने आते हैं तो अब आदमी के अंदर, सबके अंदर होता है कितना मेरे अंदर है दिखावटीपन या मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहीं ना कहीं सब में है ये चीज़। तो आज प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा हो गया है। आप अपने प्रोड्यूसर से कैसे मिलते हैं, डायरेक्टर से कैसे मिलते हैं, जो मैं पहले कह चुका हूँ, जो आपकी ज़िंदगी में जो लोग आते हैं उनको आप कैसे डील करते हो, वो एक्सपीरियंस के हिसाब से हो जाती हैं चीज़ें। आज दिखावे वाली ज़िंदगी ज़्यादा हो गई है शायद। आपको क्या लगता है कि उस समय एक अच्छे कलाकार का उभरना मुश्किल था या आसान था, या आज का जो दौर है डिजिटलाइजेशन ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ की फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया है, तो किसी भी कलाकार को कलाकार के लिए सही समय, या सही तो नहीं कह सकते, लेकिन मुश्किल समय आज वाला था या उस दौर वाला था जब आपने किया? नहीं, वो दौर ज़्यादा टफ था। मैं सच्चाई कहूँ, आज बहुत इजी हो गया है। आज तो आप देखिए, आज कलाकार कम हैं और कंप्यूटर के कलाकार ज़्यादा है। आज कंप्यूटरीकरण हो गया है, कंप्यूटर से लोग गाते हैं, आप अच्छा गाते हो या नहीं गाते कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑटो ट्यून लगा के आप लोगों के सामने आ जाते हैं, अच्छा रिदम है, अच्छा म्यूज़िक है। उस वक्त हम लोगों ने लाइव रिकॉर्डिंग की है, उसके बाद डैट रिकॉर्डिंग शुरू हुई, उसके बाद 8 ट्रैक वाली रिकॉर्डिंग शुरू हुई, उसके बाद ऐसे ऐसे करके फिर 36 ट्रैक बने, फिर अब तो अल्टीमेट ट्रैक्स है, जितना मर्जी गा लो। आज आप हम भी गलत गाते हो ना तो आपको सिर्फ हम गा के भेजना है। आज बहुत इजी हो गया है। और जहाँ तक रही आज पॉपुलैरिटी की बात, पॉपुलैरिटी में ऐसा है कि अगर थोड़ा सा भी गाना थोड़ा सा भी अच्छा बन जाता है ना, तो आप YouTube पे डाल दो, सोशल मीडिया पे डाल दो, रील डाल दो, आप क्लिक हो जाते हो। बेसिकली टेस्ट आज भी स्टेज का है। आप कितने बड़े कलाकार हो या कितने अच्छी कैपेबिलिटी के कलाकार हो, कितने अच्छे एंटरटेनर हो, ये चीज़ें आज मंच पे दिखती है। क्योंकि आपको जो फ़ोन पे चीज़ें दिखती है ना, जब आप घर पे देखते हो, फ़ोन पे देखते हो, वाह यार क्या बात है, ये क्या गाना बना दिया कलाकार ने, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूटर की है। 80% चीज़ें, वो 20% वो कलाकार का टैलेंट होता है। आज भी अच्छे गाने वाले कलाकार हैं, लेकिन वो उस मुकाम पे आगे नहीं जा पा रहे हैं, या वो पब्लिसिटी नहीं कर पा रहे हैं इस समाज के, इस दौर के हिसाब से, या कहीं ना कहीं कोई कमियां रह गई। लेकिन 80% आज भी जो है वो कंप्यूटर से चल रहा है काम। क्योंकि कहीं ना आजकल मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि प्रायोरिटी लाइव शो में अच्छे गाने की बजाय वो अच्छे सॉन्ग को प्रोड्यूस करने में या यूट्यूब में ज़्यादा अहमियत, मुझे ऐसा लगता है, दे रहे हैं। क्योंकि कई बार गाना तो अच्छा आ गया, फिर उनका जब कई बार लाइव सुनते हैं हम या स्टेज परफॉर्मेंस सुनते हैं, वही बात मैंने आपको कहा कि जो रियल में जो लोग जो देखते हैं, जब रील में जब लोग देखते हैं, जब आपके फ़ोन में देखते हैं, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जी। वो अच्छा इसलिए लगता है कि वो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से वो गाना उतना सुंदर बन रहा होता है।
लेकिन जब वो आर्टिस्ट या गायक जब वो मंच पे आता है, परफॉर्म करता है, तो वो चीज़ें उसके अंदर कम रह जाती हैं। और बहुत सारे कलाकार नाम बना भी रहे हैं, लेकिन जब वो किसी दौर पे आगे गाने की कोशिश करते हैं, जब वो मंच पे जाते हैं, तो एक्सपीरियंस कम होने की वजह से वो फिर बेचारे वहाँ पे मारे जाते हैं। लेकिन मैं उनको ये कहूँगा कि आप लगे रहिए, डटे रहिए। धीरे धीरे आदमी सीखता है, धीरे धीरे आदमी आगे बढ़ता है। हम लोग भी पहले जब गाते थे तो ऐसे माइक खड़े पकड़ के और आंखें बंद करके गाया करते थे। अपना मुझे याद है 19 नवंबर 2003 में मैं शिलाई में गाना गा रहा था, स्टेज के ऊपर ऐसे आंखें बंद करी थी मैंने। मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर मुझे पीछे आए, उन्होंने मेरे को, ज्योति बिश्री ने ऐसे हाथ लगाया, बोला सामने देख। तो मैंने जब सामने देखा तो पूरी पब्लिक नाच रही थी, पूरा क्राउड नाच रहा था। उन्होंने मेरे को पकड़ा और धक्का दिया लोगों के बीच, वो एनर्जी लाई मेरे अंदर। तो वो एक्सपीरियंस धीरे धीरे हम में आने लगा। आज शायद हो सकता है कि हम ज़्यादा बेटर परफॉर्मर हैं एज़ कम्पेयर टू सिंगर। Right. हम लोग जब स्टेज पे जाते हैं तो उस गाने को उतना अच्छा हम लोग कैसेट में नहीं निभाया होता है, उतना अच्छा मैंने वो चीज़ें वीडियो में नहीं निभाई होती है, जितना अच्छा शायद मैं उसको अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मंच पे निभाता हूँ। मुझे पता है कि मैं लोगों को मेरी मेरे से आप पर्सनल पूछोगे कि मेरी असली काबिलियत गायकी में क्या है या गाने में क्या है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आई कैन बी ए गुड परफॉर्मर देन सिंगर, तो रादर देन सिंगर। तो मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हूँ किसी भी गाने को, एंटरटेन करता हूँ पब्लिक को। वो चीज़ें क्या है कि वो एक्सपीरियंस से आई है। हाँ, लेकिन लाइव का मज़ा कुछ और ही है। जो स्टेज में हम परफॉर्म सुनते हैं उसका मज़ा कुछ और है। अब वैसे भी चलो पोस्ट प्रोडक्शन के गाने सुनना भी एक अलग बात है, लेकिन जब कोई लाइव सामने गाता है तो वो जो गूज़ बम्स आते हैं और उस चीज़ को फील करना एक अलग ही दुनिया है वो सामने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली में क्या है कि जब आप स्टेज पे होते हैं तो स्टेज पे आप जब लोगों को देखते हैं ना तो एनर्जी आती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने कम क्राउड होते हैं मेरी एनर्जी लो हो जाती है, जितना क्राउड ज़्यादा होता है मेरी एनर्जी और मेरा कॉन्फिडेंस उतना हाई हो जाता है। जी। वो इसलिए नहीं कि मैं एक बड़ा नाम है, वो सिर्फ इसलिए आता है कि एक्सपीरियंस हो गया। इतने सालों से हम लोग गा रहे हैं, जो नए बच्चे गा रहे हैं उनको भी आने वाले 10 सालों में 12 सालों में वो भी ऐसे ही होंगे। ऐसा नहीं कि हमने ही ऐसा किया, लेकिन वो उन गानों को परफॉर्म करने का जो मज़ा पब्लिकली स्टेज पे आता है। मैं आपको बताऊं, मैंने 2016 में गाना गाया था अपना एलपी गाड़ी में, बेच दिला की बिमला जबे तो एलपी गाड़ी में, वो गाना चला ही नहीं, कैसेट में पूरी तरह से फ्लॉप रहा। 16 में नहीं चला, 17 में नहीं चला, 18 में नहीं चला, 19 में नहीं चला। लेकिन जैसे जैसे मैंने स्टेज शो करने शुरू किए, उस गाने को परफॉर्म करना शुरू किया, आज वो गाना जो है कहीं जाता हूँ मैं तो वो 10-10 बार, वो 5-5 बार, 8-8 बार वो गाना। तो वो आपने कैसेट से ज़्यादा वो गाने हम लोग पॉपुलर करते हैं स्टेज पे। क्यों? क्योंकि वो परफॉर्मेंस की वजह से लोगों को अच्छे लगने लग जाते हैं। ये चीज़ें। पहले स्टेज शो की पेमेंट कितनी मिली थी सबसे पहले उस ज़माने में? सबसे पहले मेरे एक साथी कलाकार है, बहुत बड़ा नाम है उनका, नाम तो नहीं ले पाऊंगा उनका मैं, बहुत बड़ा नाम है अभी हिमाचल प्रदेश। उन्होंने मुझे 250 रुपये पेमेंट दी थी सबसे पहले। लेकिन उस दिन जब मुझे 250 रुपये पेमेंट मिली, हम बस में दोनों बैठ के गए थे शिमला से, और हमने वो धर्मपुर में वो शो किया था दोनों ने। शायद उनको भी 1001 रुपये मिले थे। अच्छा। तो उसी में से उन्होंने 250 रुपये दिए थे। लेकिन जब मुझे वो 250 रुपये मिले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ठीक है, इसमें कमाई भी हो सकती है। तो मैं आपको यहाँ पे पेमेंट से रिलेटेड एक चीज़ आपको ज़रूर कहूँगा कि एजुकेशन जो है ना समाज में, जीवन में या आपके लाइफ में, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी चीज़ को सर्वाइव करने के लिए। तो मुझे लगा कि यार ये 250 रुपये तो चलो मिले हैं, लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, अच्छे लेवल पे पढ़ता हूँ। पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे आप। हाँ, अगर मैं इस चीज़ को अगर हम लोग कमर्शियल अच्छे लेवल पे ले जाएं, लोग सुनने आते हैं, लोग सुनते हैं, पहाड़ी गाने सुनते हैं, इसके दौर को और इसके स्टैंडर्ड को हम लोग बढ़ाएं, कुछ अच्छे लेवल पे ले जाएं, तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि नहीं, इसको हम लोग कमर्शियल बहुत अच्छा बनाएंगे। तब मेरे को सबसे पहला जो बड़ा पेमेंट मिला था वो 65,000 मिला था पहले स्टेज शो का, और 2003 में, क्या बात है, रोडू मेले की। और आज शायद आज भी नहीं मिलते हैं बहुत सारे कलाकारों को इतने पेमेंट। तो अमरजीत सर एसडीएम थे रोडू में, और वहाँ पर जो कमेटी के सदस्य थे सब ने मुझे बुलाया और नाम मेरा बनने लग गया था। तो मैंने जब 65,000 पेमेंट डिमांड किया था एसडीएम सर अमरजीत सर को, आजकल वो डीसी हमीरपुर हैं, तो वो सब लोग ना हैरान से हो गए थे कि इतना पेमेंट। तो मैंने उनको सब चीज़ें समझाई कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा विज़न क्या है। वो विज़न मेरा संगीत से रिलेटेड ना हो करके वो एक पढ़ाई लिखाई के दौर का विज़न था कि मैं ये चीज़ें स्टेज पे करूँगा।
क्या इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, क्या मेरी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, क्या मेरा डांस ग्रुप रहेगा, कैसा मेरा परफॉर्मेंस रहेगा, कौन से सॉन्ग सिलेक्शंस रहेंगे, क्या चीज़ें मैं प्रेजेंट करूँगा लोगों के सामने। जी जी जी। तो एसडीएम साहब ने कहा ये इतना पेमेंट तो यार ये तो बड़ा मुश्किल है। मैं कहा सर एक काम करो, अगर मेरा परफॉर्मेंस और मेरा नाइट अच्छी नहीं होगी तो मुझे मत देना, जो मेरे बच्चों का खर्चा होगा वो दे देना जितना पेमेंट होगा। जी। और मैंने बाद में परफॉर्म किया, जो भी चीज़ें रही, तो पूरे कमेटी ने, एसडीएम साहब ने या वहाँ के जितने भी लोग थे रोडू मेला कमेटी के, सब ने मतलब सब ने मुझे गले लगाया। और जो हमारी वो नाइट रही थी वो सुपर डुपर हिट नाइट रही थी। और वहीं से मीडिया में इतना ज़्यादा वो पॉपुलर हुआ था वो जो मेरा स्टार नाइट थी। वहीं से उसी साल मुझे सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में समर फेस्टिवल में गाने का मौका मिला था, जबकि समर फेस्टिवल शिमला हिमाचल का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। वहाँ पर किसी भी कलाकार को 5 मिनट भी अगर कोई गाता था ना, पहाड़ी कलाकार, तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि यार इस बंदे ने 5 मिनट गाया। तो SKBS नेगी जो है वो DC थे शिमला, तो उन्होंने भी मुझे बुला दिया कि भाई इस लड़के का हमने बड़ा अच्छा सुना है, रोडू का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, पेपर में था, तो उन्होंने भी मुझे बुलाया। तो सेकंड पेमेंट मेरी 85,000 थी और दी मुझे उन्होंने उस वक्त ही। विद इन अप्रैल 21 अप्रैल को मेरा रोडू मेला था 2003 का, मुझे डेट भी याद है। और 2 जून को मेरी समर फेस्टिवल में पहाड़ी नाइट थी। और मेरे से पहले वाले दिन जो है गुलाम अली जी आए थे। तो कितनी बड़ी बात थी, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म था वो। और हो सकता है वो जो प्लेटफॉर्म मुझे मिले वो मेरी मेहनत कम और लोगों का प्यार ज़्यादा था, जिसकी वजह से हम लोगों तक पहुँचे आगे। इसी से मेरा एक सवाल है कि जैसे आजकल क्या है, आजकल का यूथ और जो नए नए कलाकार उभर रहे हैं हमारे, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे मान लो किसी ने एक गाना बना दिया, उनका वो चल गया, ठीक है, उसके बाद उनका फोकस हो जाता है पैसे कमाने में। तो आपकी तरफ से उनके लिए क्या राय है कि वो अभी फोकस पैसे कमाने में करें या फोकस वो अपने कला को और आगे बढ़ाने में करें? देखिए पैसा भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि उनको पैसा नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे मैंने देखे हैं, वो एग्री करेंगे, बहुत गरीब घर से हैं। बेसिकली वो दिखते कैमरे पे कुछ और हैं, जो उनका शो अब दिखता है वो मैं जो पहले कह रहा था दिखावे वाली ज़िंदगी ज़्यादा है। लेकिन ज़्यादातर कलाकारों की आई चलाई जो है वो शो से चली होती है। घर से भी इतने ज़्यादा वो नहीं स्ट्रॉन्ग होते हैं बेचारे। लेकिन मैं उनको ये कहूँगा कि अगर एक गाना सुपर डुपर हिट हो जाता है तो आप कंसंट्रेट करो कि आपके 3-4 गाने मार्केट में होने चाहिए। यहाँ कोशिश ये करना कि आप स्टार नाइट ना मांग के किसी अच्छी नाइट में जाके, किसी अच्छे कलाकार वाली नाइट में जाके, ताकि आपके लिए वो क्राउड मिले। क्राउड आज भी जो है एक नामी कलाकार को मिलता है। दो गाने हिट होने के बाद आप अगर नाइट कर लेते हो तो वो क्राउड जब आप कंपेयर करते हो तो वहाँ पे 700-800 क्राउड होता है। जब एक बड़ा सिंगर आता है, अच्छा गाता है या नहीं गाता है, लेकिन वो क्राउड जो है वो नाम से बहुत ज़्यादा इकट्ठा, वहाँ पे 4,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 5,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो नए आर्टिस्ट है जिनका 1-2 गाने हिट हुए हैं, वो जो उनको अगर ऑर्गेनाइज़र अप्रोच करते हैं तो वो बोले कि हाँ ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत मेहनताना दे दो भाई, अच्छा दे दो, मैं आऊँगा, इतने दूर से आऊँगा, मेरा आने जाने का दे दो, मुझे गाने का भी दे दो। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि एक गाने से आप पैसा नहीं कमा सकते हो, आपको बैक टू बैक बहुत अच्छे गाने देने पड़ेंगे और बहुत सारे गाने देने पड़ेंगे। इसमें सबसे बड़ा जो कमी नज़र आती है वो ये ज़रूर आती है कि एक गाना तो जब हिट हो जाता है तो गुमनामी के अंधेरे में 7-8 महीने बाद वो कलाकार पड़ जाता है, 100% पड़ जाता है। मैंने 24 साल के इतिहास में देखे, कई आया राम गया राम, ठीक है, इसको बहुत सारे कलाकार अदरवाइज ना समझे और ये सच्चाई है। बहुत आए बेचारे, आए और उनके गाने 1-2 साल हिट हुए, उनका बड़ा नाम बना, उसके बाद उनको किसी ने नहीं पूछा। उसमें कारण ये रहा कि या वो परफॉर्मेंस की कमी रही, या ज़रूरत से ज़्यादा पैसों का डिमांड होने के बाद पीछे जो है 2 गाने तो अपने गा लिए, उसके बाद नरेंद्र रंजन का तेरा मेरा प्यार अड़िया जो यूनिवर्सल सॉन्ग है आज की डेट में, हर आदमी उसी को गाता है। या फिर एक हमारा ट्रेडिशनल सॉन्ग है रोडू का, ये गाना 1966 या 67 में बहुत पॉपुलर हुआ था, रोडू जाना मेरी आमिया। उसके बाद ये हज़ारों सिंगरों ने, तो ये यूनिवर्सल सॉन्ग्स है बेसिकली, तो वैसे गाने आपको गाना पड़े। और आज की डेट में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे हमारे जो रियलिटी शो में भी गए हैं हमारे आर्टिस्ट, उनको भी जो है ना हिमाचल में आके फिर यही गाने गाने पड़ते हैं। तो वो मैं चीज़ कहूँगा कि आप अपना कुछ
देते रहे, नई नई चीजें लोगों को देते रहे, नए नए गाने देते रहे, हिट होते या नहीं होते उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब आपका एक गाना हिट हो सकता है, जब अगर आपको एक आदमी के एक गाना सुन सकते हैं लोग, तो उसके फिर 50 गाने बाद में आएंगे, तो उसमें 20 और भी सुनेंगे, तो आपके पास मटेरियल रहता है। अगर आपने फिर उसके बाद आप कहीं मंच पे जाते हो, तो मंच पे जाने के बाद आपको गाने के लिए बहुत सारे गाने मिलते हैं, तो 2-4 गाने अगर आप ऑन पब्लिक डिमांड, चीफ गेस्ट की डिमांड पे गाते हो, प्रेस वालों की डिमांड पे गाते हो, कल्चर कमेटी की डिमांड पे गाते हो, या कोई फ्लो में आप गाना गाते हो, कई बार आपका फ्लो बहुत अच्छा बना होता है, गाते गाते वो 2 लाइनें अगर आपने किसी और की गा भी ली तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको 2 या 3 गाने हिट करने के बाद 25 गाने किसी और के गाने पड़े और आप स्टार नाइट कर रहे हो, तो फिर अपने अंदर आप देखो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। मतलब इसमें ऐसा हो सकता है, मैं उतना सही ना बोल पाऊँ, मतलब 60% इंसान को फोकस करना चाहिए, 60 to 70% की 70% कम से कम 70% आपके अपने गाने होने चाहिए, जिसकी वजह से आपकी पहचान होती है, जिसकी वजह से वो लोग आपको बुलाते हैं, वो पब्लिक आपको वहाँ बुलाती है कि भाई हमने वो कलाकार बुलाया है। तो वो कलाकार जब वो गाने गाता है तो रिकॉल होते हैं पब्लिक के उसमें माइंड में, हाँ इसने गाया हुआ है। लेकिन कन्फ्यूजन आज के समय में कन्फ्यूजन नहीं है, आज सबको पता है, लोग जो सोशल मीडिया का ज़माना है उसमें सबको पता है कि कौन सा गाना किस कलाकार ने गाया और कब गाया है। ज़्यादातर आज पढ़े लिखे लोग हैं और सोशल मीडिया को बहुत यूज़ करते हैं, तो उनको मालूम है। तो जब मंच पे जाते हैं तो उनको समझ आ जाता है कि ये गाना उसका गा रहा है, तो ये चीज़ें हैं थोड़ी। एक मुझे आपका सॉन्ग याद आ रहा है जिसमें कि करीब से करीब 40 से 50 हज़ार मुझे लगता है सामने ऑडियंस को आपने एंटरटेन किया है। हाँ, वो 40-50 हज़ार तो नहीं था, वो थे मेरे कोई 30,000 के करीब जो मीडिया ने दिया था। वो हमने शो किया था कालसी में, उत्तराखंड में। लेकिन 50,000 वाला क्राउड था जब मैंने वो गाना गाया था अपना छत्रधारी, तो छत्र छाया तेरी। तो जब छत्रधारी के ऊपर हमने ये हारुल गाई थी, तो उस वक्त 50,000 क्राउड वहाँ था। तो 50,000 क्राउड के बीच हमने ये गाना रिलीज किया था और सारे लोग नाच रहे थे। वो मेरा लाइव परफॉर्मेंस नहीं था, वो मेरा सिर्फ जो है गाना लोगों के बीच बज रहा था और वो गाने पे लोग नाच रहे थे। वो बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। लेकिन लाइव परफॉर्मेंस मेरा सबसे ज़्यादा आज तक का क्राउड का रहा है, वो रहा होगा 40,000 प्लस। वो रहा है नाहन का। नाहन में जब ग्रेट खली जी आए थे तो उस वक्त नाहन में जगह नहीं थी। पूरा ग्राउंड, आप नाहन का कभी ग्राउंड देखोगे, जो लोग नाहन के रहने वाले या जो लोग उधर गए, उसमें मतलब सिर्फ लोगों के सर दिख रहे थे, छतों पे लोग थे, कहीं भी मतलब कोई कमी नहीं थी, इतने लोग थे वहाँ पे। क्योंकि वो मेरे लिए लोग नहीं थे, वो ग्रेट खली जी के लिए लोग आए थे। बट वही बात मैंने जो पहले कही आपको कि जब आप बड़े कलाकार के साथ कहीं जाते हो, उस वक्त हम लोग भी नाम तो बने हुए थे, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेज रहा। जब मैंने उनके बीच परफॉर्म किया इतने लोगों के बीच, तो जो लोग मुझे नहीं भी जानते थे, जिन्होंने नहीं भी देखा था उन्होंने भी देखा, वो 40,000 प्लस रहा होगा क्राउड। जो कालसी वाला क्राउड था वो 30,000 के करीब रहा होगा। लेकिन उत्तराखंड में जब भी जाता हूँ तो वहाँ का मेरा क्राउड रहता है मिनिमम 10,000 रहता है और मैक्सिमम 20,000 रहता है, इतना रहता है। और हिमाचल में भी जब भी जाता हूँ तो हिमाचल में भी 5,000 से लेकर के 10,000 के बीच क्राउड रहता है। बड़ी ऑडियंस होती है, बहुत बड़ी ऑडियंस होती है। नहीं, लोग प्यार करते हैं और मुझे पता नहीं मैं इतना अच्छा गाता हूँ या नहीं गाता हूँ, लेकिन लोग मुझे प्यार करते हैं। क्यों करते हैं ये वो लोग जानते हैं। मेरे गानों की वजह से करते हैं, मेरी कंपोजिशन की वजह से करते हैं, या मेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी की वजह से करते हैं। कारण क्या रहा है, जो भी रहा है, मैं तो यही कहूँगा कि मैं जितना मुझे लोगों ने प्यार किया है, मैं उनके आगे हमेशा नतमस्तक रहूँगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे लोग देंगे। गाने वाले तो और भी बहुत बैठे हुए, 50 गा रहे हैं, अभी भी गा रहे हैं। और लोगों ने मुझे क्यों प्यार किया है, इसका कारण ये कर्जा मैं उतार नहीं पाऊंगा। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि अगर लोगों ने मुझे इतना प्यार दे के ये कर्जा दिया तो मैं उतारना भी नहीं चाहूंगा। ये ताउम्र अपने साथ रखना चाहूंगा, इस कर्जे के साथ ही मैं रहना चाहूंगा लोगों। इसका कारण शायद मैं अपनी जो मेरी साइड है मैं बता सकता हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा सिंगर होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बजाय इसके कि वो एक साथ ही साथ उसका स्वभाव अच्छा हो और उसकी जो दिनचर्या है वो लोगों को भा जाए। आपने इतने समय से अभी तक जो आपने कमाया है, ये आपने सच कहा कि ये जो लोगों ने प्यार दिया है, ये ताउम्र मतलब ये अपने साथ लेके जाना चाहिए ना।
इसका रीज़न, मेरा जो पर्सनल रीज़न वो यही है कि गाने के साथ साथ आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है और लोगों के बीच में जिस तरीके से आप बात करते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि सिंगर तो एज ए सिंगर होना, बहुत सारे ऐसे भी सिंगर हैं, मेरे भी अपने पर्सनली मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन पर्सनली क्या है, मैं कभी ठीक है गाने उनके सुनूंगा मैं बेशक, लेकिन कभी मैं उनसे इंटरेक्ट नहीं करूँगा या उनसे मिलने की कभी कोशिश नहीं करूंगा या कभी शोज़ में जाने की कोशिश नहीं करूंगा। बेशक वो गाने में बहुत अच्छे, लेकिन आपका जो स्वभाव है, हम तो चलो मैं तो आपसे आज पहली बार मिला, लेकिन मैं आपको फॉलो तो तब से कर रहा हूँ। Thank you so much, और thank you. आपकी वीडियोस देखनी, आपके कई बार आप कुछ वीडियोस डालते हैं यहीं पर आप कुछ व्लॉग्स काफी सारे बना, वीडियो बनाते हैं। तो वो एक मुझे लगता है स्वभाव साथ, कला के साथ अगर स्वभाव अच्छा हो तो उस इंसान को कोई नहीं रोक सकता, और जैसे आप हैं। देखो राजपूत जी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा है संस्कारों के तौर पे। जीवन में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। जी जी, जो बीमारी है ना, उसको आप दवाई दे के ठीक कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपका स्वभाव खराब है ना, आप जितनी मर्जी दवाई दे दो, जितना मर्जी दिखावा कर दो, वो कभी ठीक नहीं होगी। राइट। तो स्वभाव जो है आपका, वो परवरिश में होता है। ठीक है, आप मैं एज एन कलाकार एक्सेप्ट करता हूँ कि हम भी थोड़ा बहुत शो ऑफ करते हैं, करना पड़ता है। शो ऑफ करने से मेरा मतलब ये है कि आप स्टेज पे चले गए, कपड़े बढ़िया पहन लिए एंड मेकअप कर दिया, गाना बना दिया, बढ़िया वीडियो एल्बम बना दिया, तो उसमें दिखावा वाली चीज़ें रहती हैं। लेकिन अगर आप पूरी ज़िंदगी को शो ऑफ कर दोगे और कैमरा जैसे ही पीछे हटा, उसके बाद अपनी औकात में आ जाओ, तो फिर वो बहुत दोगलापन, दिखावटी चीज़ें। आप जैसे हो आप वैसे रहो। ठीक है, आप मेरे घर पे आए तो मैं अभी जब हम लोग बैठे चाय पी, मैंने बोला कपड़े यार यही ठीक है जो मैंने पहने घर पे, यही चले गए। हाँ। तो बल्कि भाई हमारे कह रहे थे कि भाई कुछ और पहनो, स्मार्ट सा होता। मैं कहा बेसिकली यार, जो अब लोगों ने मेरे कपड़े देख के या मेरा ड्रामेबाजी देख के मुझे पसंद नहीं किया होगा, शायद उन्होंने मेरे गीतों के माध्यम से मुझे पसंद किया है। और मैं कोशिश भी ये करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ अपनी ऑडियंस को कि मैंने आज तक तो आपका दिल दुखाया नहीं है। जाने अनजाने में अगर कभी मेरे से गलती हो भी जाए तो मैं माफ़ी चाहूँगा, बट मैं इतना मैच्योर हूँ कि अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा जिसकी वजह से मेरे चाहने वालों का सिर कभी नीचे हो, कभी ये बोले कि हम विक्की चौहान को पसंद करते हैं या हम विक्की चौहान को भी फॉलो करते हैं या हम विक्की चौहान के फ़ैन हैं। बेसिकली फ़ैन नहीं होता है कोई, ये प्यार होता है। लोग जो विक्की चौहान को सुनते हो, दूसरे सिंगर को भी सुनते हो, तीसरे को भी सुनते हैं, चौथे को भी सुनते हैं, ऐसा नहीं होता है। फ़ैन का मतलब मेरा यहाँ ये है कि वो आपके बिहेवियर को, आपके नेचर को, आपके गीतों को, आपके संगीत को, उसको पसंद करते हैं। अगर वो मुझे पसंद करते हैं या मेरी कोई चीज़ उन्हें अच्छी लगती है, तो मैं उनको वादा करता हूँ अपनी तरफ से कि हूँ तो मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, गलतियाँ हमसे भी हो सकती है, क्या पता कल हो गलती। अगर कुछ ऐसा जाने अनजाने में हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट अपनी तरफ से, अपनी मैच्योरिटी की तरफ से मैं ये बात कहूँगा, या अपने पेरेंट्स के संस्कारों की वजह से ये कहूँगा कि मैं 99% कभी गलती करने की कोशिश नहीं करूंगा, उनका सिर नीचे नहीं झुकाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिहेव नहीं, बेसिकली मेरी परवरिश ही ऐसी है। क्या बात है। आपकी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जो कि अभी तक आपको याद है, या कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट जिस मोमेंट ने आपको ऐसा झटका दिया है कि आज भी जब आप उस इमोशनल मोमेंट को याद करते हो तो आपको पूरा सिनेरियो याद आ जाता है? कोई लाइफ का ऐसा मोमेंट? देखिए, जीवन में दुख तो देखे नहीं है कभी, उस परमात्मा की कृपा से, उस भगवान की, परमेश्वर की, मेरे इष्ट देवता की वजह से जी जी। ऐसा कभी आया नहीं है। लेकिन एक चीज़ ऐसी थी कि 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था एक ना, फैमिली के साथ मैं था। हम लोग दिल्ली से आ रहे थे, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा। तो बस वही एक सबसे बड़ा एक झटका था हम लोगों के लिए। पूरी हमारी गाड़ी को, सबको पता है ये चीज़, सीसीटीवी में। हाँ, तो वो सीसीटीवी उस पे यूट्यूब पे भी वो कई लोगों ने डाला है। तो वो मेरी गाड़ी को हिट किया था एक ट्रॉला बड़ा, तो उसमें हम लोग तीनों थे, मेरी फैमिली। तो मतलब वो पूरा सफाया ही हो गया था पूरे घर का। तो शायद जो आपने पहले बात कही, वो बिहेवियर और संस्कारों की या इष्ट देवता की कृपा की, शायद वो चीज़ मैंने कमाई है लोगों से। अगर वो ब्लेसिंग्स मेरे पास नहीं होती तो शायद मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो चुका होता उस दिन। वो इतना बड़ा मेजर एक्सीडेंट था, उसको मैं एक्चुअली में भूल तो नहीं सकते हैं, लेकिन भूलने की कोशिश करते हैं हम लोग, उस चीज़ को याद ही नहीं करते हैं। तो मैं कोई 10-12 दिन तो बहुत टेंशन में हो गया था। उस वक्त डर नहीं लगा। जब मैं घर पहुंचा तो घर पे आके जब वो रिकॉल हुई वो चीज़, कैसे एक्सीडेंट हुआ, मेरा बच्चा, मेरी वाइफ, पूरी फैमिली ख़त्म हो गई थी, तो फिर डर लगा। तो वो एकदम से
डिप्रेशन वाली स्थिति हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तो मैं फिर डॉक्टर से कंसर्न किया, तो उन्होंने कहा कि अपना जो होता नहीं है कई बार अगर आदमी के अंदर फ्रस्ट्रेशन हो या कोई और अंदर चीज़ हो तो उसको आप बाहर बोल दो। जब आप बोलते हो तो आप रिलैक्स हो जाते हो। तो जब मैंने वो चीज़ें सोशल मीडिया पे डाली तो मैं रिलैक्स हो गया था। तो उसके बाद उस चीज़ को मैं रिकॉल करना भी नहीं चाहूँगा। वही एक बैड फेज था मेरी ज़िंदगी का। बाकी तो देखो जीवन के हिस्से होते हैं बहुत सारे। मेरी माँ चली गई थी हमें छोड़ के, बीमार रहते थे, तो वो भी एक बैड फेज था थोड़ा बहुत। वो सबकी ज़िंदगी में आना है, सबके पेरेंट्स है, किसी के साथ और कोई बड़ी घटनाएं घट जाती हैं या छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, अगर आप उसको बैड फेज बोलो तो वो नहीं, वो ज़िंदगी के हिस्से होते हैं। उसको कबूल करना चाहिए, उसको कबूल करना चाहिए। अगर भगवान ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने आपको इतनी अच्छी चीज़ें दी है, मैं आज अपने आप को खुशनसीब महसूस करता हूँ कि मुझे मेरे पापा ने हमेशा बहुत बड़ा फ्रीडम दिया है। और जब से मेरी शादी हुई है, मेरी वाइफ का मेरे साथ बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है और बहुत हेल्पिंग रही है हर चीज़ के लिए। कभी मेरे को किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं मिली है। आप कहाँ जाते हो, कितने दिन शो में रहते हो, कितने दिन शूट में रहती हो, मेरे ऊपर कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रही है लाइफ में। तो ये भी एक ब्लेसिंग्स होती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और बैड फेज नहीं देखा है। और यही कहूँगा कि मेरे 4 महासु देवता और मेरे शिड़कलिया महाराज, माँ हाटेश्वरी, देखने भी मत देना ऐसा कोई बैड फेज। बिल्कुल, ऐसा समय आए भी ना। मैंने नहीं देखा है कभी, बैड फेज नहीं देखा है। ये जो हमने आपकी वीडियो देखी थी उस समय बहुत सारे सवाल हमारे भी मन में थे, क्योंकि देखो उसमें एक होता है अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी गलती से सामने कहीं कुछ हो जाए, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन आपकी गाड़ी मुझे लगता है टोल में रुकी थी, आई थिंक। हम वो एक्चुअली में जाम लगा हुआ था। तो जाम लगा हुआ था तो हमसे ठीक मतलब 30 सेकंड बोलूँगा मैं, 30 सेकंड पहले करीबन 200 बच्चियाँ शिवालिक नर्सिंग स्कूल है एक वहाँ पे भट्टाकुपर में। ये हुआ कहाँ था बेसिकली? सॉरी, भट्टाकुपर में हुआ था, ये शिमला में। ओके। तो ड्रेसेस में कोई 200 लड़कियाँ हमसे आगे निकली। मतलब ये रश पड़ा हुआ, ये क्या? जब मैं कहा शायद ये बच्चे जा रहे हैं, इनकी वजह से होगा। तो कोई नहीं था, वो आगे निकली। जैसे आगे निकले वो सारे बच्चे, सामने से एक ट्रक आया। मतलब 30 सेकंड का खेल है ये। सामने से एक ट्रक आया और सामने मेरी वाइफ ने बोला ये क्या है। और मैंने जैसे वो आया वो ट्रक ना, मैंने ऐसे करके ना अपने बच्चे के ऊपर, और मेरी वाइफ ने अपने बच्चे को यूं करके अंदर लिया और मैं इन दोनों के ऊपर ऐसे ऊपर आ गया। और मेरी वाइफ को बल्कि सिर में थोड़ी बहुत चोट लगी थी। तो मैंने इन दोनों को जैसे नीचे किया और उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि हम कहाँ थे। और करीबन कोई 30-40 फुट पीछे दीवार फांदती हुई गाड़ी फेंक दी पीछे। और जहाँ हमारी गाड़ी लगी हुई थी, हमारी गाड़ी के नीचे पार्किंग थी, पार्किंग की गाड़ियों के ऊपर मेरी गाड़ी थी। और करीबन शायद 15-16 फुट की होती है फॉर्च्यूनर। और वो 8 फुट की रह गई थी। और दूसरी एक चीज आपको बताऊं मैं, पीछे वाली सीट, आगे वाली सीट सारी इकट्ठी थी। सिर्फ जो आगे ड्राइविंग सीट और कंडक्टर सीट थी वो ऐसे एक फूल सा बना हुआ था। सिर्फ हम उसके अंदर बचे हुए थे। बाकी फिर लोगों ने हमको, जितने भी लोग वहाँ थे, जिन जिन लोगों ने हमें बचाया, उनका बहुत बहुत आभार। जो लोग वहाँ आए, और एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा सपोर्ट किया एकदम से। मतलब आईजीएमसी में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन शिमला का पहुँच गया था। आईजीएमसी डॉक्टर्स ने बहुत सपोर्ट किया, बड़ा हेल्प किया। और हालांकि मैं उस वक्त मीडिया को वाइट नहीं दे सका, और मुझे डॉक्टर ने कहा था कि मत अब कोई वाइट वुड देना, आप चले जाओ वहाँ से। तो हम लोग अलग से चले गए। तो और उस वक्त कुछ एक चीज़ों के बारे में जो कुछ र्यूमर्स भी होती है, जैसे कहते हैं कि डॉक्टर्स के बारे में देखते हैं निग्लिजेंसी होती नहीं होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। बट जब हम लोग वहाँ पहुँचे, मैं नहीं कह रहा हूँ, और वहाँ पर कोई 32 कार्स का जो केस बना हुआ है, ऐसा कुछ है वो। तो वो सब के जो लोग थे वो सब वहाँ थे, सब गाड़ियों में लगे थे, पटाखे बड़े मारे थे उसने, ट्रक ने, गाड़ियाँ ब्रेक फेल हुई थी। तो सबको डॉक्टर ने बहुत अच्छे से अटेंड किया, सबसे बात कर रहे थे, सबसे पूछ रहे थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो अगर बाकी लोगों से 4 डॉक्टर पूछ रहे थे, मेरे से 6 पूछ रहे थे। यही फर्क था और कोई नहीं था। तो वो जो मैं डॉक्टर की अगर बात करूं तो वहाँ पे उस वक्त MS होते थे डॉक्टर रमेश। तो उन्होंने बड़ा हेल्प किया था, पूरा स्टाफ नीचे इमरजेंसी में। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद जो ट्रक वाला था उसके साथ कभी बातचीत हुई? कभी वो आया, कभी मिलने आया, कुछ हुआ? मैंने सुना है कि उसके ऊपर कोई केस हुआ है, लेकिन मैंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे तो ये लगा कि मेरा परिवार बच गया, मैं बच गया। ठीक है, ये गाड़ियाँ ये जो है, ये
ये हाथ का मैल है, ये हमने कमानी है, आपने कमानी है और लोगों ने कमानी है, कमा के ही चले जाए, ये यहीं रहना है। तो मुझे लगा कि शायद जो बाद में मुझे पता चला रियल बेसिस पे जो इंक्वायरी हुई उसमें ये बोला गया था कि उसकी सच में ब्रेक फेल हुई थी। क्या कर सकते हैं उसमें, आप फालतू के एक्शन ले लोगे। तो मैंने कभी ना उसके बारे में जानने की कोशिश की, ना मैं इतिहास में गया हूँ। शायद आज 2-2.5 साल बाद आपसे उस विषय में चर्चा हो रही है। थोड़ा बहुत कहीं जाते लोग बोलते हैं आपका एक्सीडेंट हुआ था, हाँ यार हुआ था, कोई बात नहीं, बच गए, तो वही हम बात खत्म कर देते हैं। तो मैंने उसको उस चीज़ को खंगालने की कोशिश ही नहीं की। जो बीत गया सो बीत गया। कहते हैं कि पानी को अगर स्टोर करके रखो तो बदबू मारेगा। तो वो समय बीत गया। आप नया समय देखो, आगे का समय देखो, आगे की जिंदगी कैसी है। मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि आज तक भगवान उस परमात्मा की वजह से कोई ऐसे बुरे दिन देखने को नहीं मिले, और आगे भी ये कहूँगा कि ना देखने को मिले। गीत संगीत चले या ना चले, बस खुश रहे हम लोग, यही चीज़ है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही, और हमारी भी यही दुआ है कि जो भी लोगों की दुआएं आपके साथ है वो और 10 गुना 100 गुना और बढ़ जाए, और जो भी ऐसे मोमेंट्स आने वाले होंगे वो पहले ही दुआओं से कट जाए। क्योंकि देखिए ज़िंदगी तो अब एक सिक्के के 2 पहलू है। कलयुग का ज़माना, ऐसा कहते हैं कि जो आप कर्म करते हो यहीं भोगने पड़ते हैं। हाँ। इसी जीवन में भोगने पड़ते हैं। तो यहीं भोगेंगे, अगर गलत किया होगा तो यहीं भोगेंगे, नहीं किया होगा तो आगे अच्छा करके जाएंगे जीवन ये में। आपका जो स्वभाव है कि देखो, इतना इंसान अपने इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोलता है क्योंकि उसे पता है कि मेरे कर्म कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं। तो आपका ये कॉन्फिडेंस ही आपके स्वभाव को देखो, दर्शाता है। अच्छे कर्म में ना बहुत सारी चीज़ें जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ तो शायद ये है कि जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया है ना, सबसे पहले उनका रिगार्ड और रिस्पेक्ट और उनकी सेवा बहुत ज़रूरी है। जी। आप उनके साथ इन्वॉल्व होने चाहिए। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो ये सीखा है, गीत संगीत से हटके, कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम अपने पापा की, माँ की, या अपने जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग होते हैं उनकी उंगली पकड़ के आगे चलना सीखते हैं। जी। जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, उस स्टेज में चले जाते हैं जब उनको हम लाठी बन के खड़ा होने की ज़रूरत होती है। जब वो हमारी उंगली पकड़ के चलना चाहते हैं तो हम उनके साथ नहीं होते। तो मुझे ये लगता है कि जब आपके पेरेंट्स बुज़ुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, जब उनको आपकी ज़रूरत होती है, तो आप जितना मर्जी पैसा कमा लो, जितना मर्जी शोहरत कमा लो, अगर अच्छे कर्म कमाने हैं तो सबसे पहले तो आपके भगवान वही है। आप उनकी सेवा ज़रूर करें, और अपने टीचर्स को आप कभी ना भूलें। जिन गुरुओं ने आपको इस काबिल बनाया होता है कि आप 4 लोगों के बीच बात करने के काबिल हो जाते हैं। और उन फ्रेंड्स को आप कभी ना भूलें जो शायद वो चड्डी बड्डी फ्रेंड्स वाली बात आती है ना, जो आपको बड़ा नाम होने के बाद भी मतलब इतने गंदे तरह से ट्रीट करते हैं इस बेस पे कि तू और जीवन में कुछ कर, जो आपको पुश करते हैं, वो रियल फ्रेंड्स, उनको कभी ना भूलो, ठीक है। और दूसरी बातें ये होती है कि जो आपको इग्नोर करते हैं, जो आपको कई बार आपको इंसल्ट करते हैं या आपके ऊपर कुछ गंदे तंज कसते हैं, उनको आप कुछ और पीठ पीछे कुछ और बेसिकली उनको आप सीरियसली मत लो जिंदगी में। उनको सिर्फ एक चीज लो, उनसे आप इंस्पायर होके बेटर रिजल्ट दो। बेटर रिजल्ट मैंने देखो, जो जिन लोगों ने जीवन में, समाज में या दुनिया में नाम कमाया होता है, उनके आप ज़रूर इंटरव्यू देखें। मैं सचिन तेंदुलकर, दुनिया फॉलो करती है उनको, मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं, या लता मंगेशकर जी के, या और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के मैंने जब इंटरव्यू देखे तो मैंने एक चीज़ देखी, सचिन तेंदुलकर ने कभी जो है अपने फेलियर का जवाब नहीं दिया है मुंह से। वो बैट उठाते थे और फिर रन बनाते थे, और फिर लोगों के मुंह बंद हो जाते थे। तो जो भी आपको कभी क्रिटिसिज्म करता है, या आपके बारे में बुरा बोलता है, या आपके बारे में गॉसिप्स करता है, आपके पीठ पीछे बैक बाइटिंग करता है, तो उनको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। वो उनका प्रॉब्लम है। उनको आप बुरे क्यों लगते हो? वो उनका, आपको क्या लेना देना उनसे? वो उनका जस्टिफाई करें, उनको रहने दो, उनको क्या लेना देना। अगर आपके कान तक किसी के थ्रू वो बात पहुंचे कि आपके बारे में वो ऐसा बोला था, तो सीरियस ना लेके उस चीज के ऊपर आप जवाब देने के लिए, जिस चीज के ऊपर उन्होंने बात करी है, उस टॉपिक के ऊपर आप कंसंट्रेट करके आराम से कोई बेस्ट चीज दो, बहुत बेस्ट चीज दो, क्योंकि उन जैसे और भी 50 हो सकते हैं जो आपको बुरा बोलते हैं। तो उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन ऐसे लोगों का काम होता है सिर्फ
लड़ाई झगड़े कराना या बैक बाइटिंग करना, क्योंकि ये उनके घर पे भी नहीं चलती है। तो फिर वो ये चीज़ ये आपने बहुत बड़ी बात बोली है, और इस बात से मैं भी थोड़ा सा इंस्पायर हो रहा हूँ, और मैं इसको भी अपने जीवन में मैं इस बात को इम्प्लीमेंट मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको ना। जब मेरा किंदी चली बांटने गाना आया था ना पहले 2003 में, पॉपुलर था उस वक्त भी, बहुत हिट हुआ। ये 2012-13 तक चलता रहा, उसके बाद थोड़ा डाउन हो गया। 2020-21 में जो है इसके ऊपर मीम्स बनी, बड़ी गंदे गंदे मीम्स बने, बड़ा गंदा, मतलब ऐसा 2-3 दिन ना, वो वही वाली बात, 2-3 दिन में ना ऐसा हो गया एक दिन, मैं यार मेरे लिए इतना, मेरे को इतना लोग प्यार करते हैं। मतलब जो मैंने पाया है जो लोगों के बीच जाके, कि शायद मुझे लोग सच में दिल से प्यार करते हैं। वो दिखावटी वाली जिंदगी नहीं। जितने लोग मुझे प्यार करते हैं वो मेरे को दिल से ही प्यार करते हैं। जो नहीं करते वो मेरे को कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो मेरे को ये लगता था यार मेरे बारे में इतना गलत हो रहा है, मेरे गंदे मीम्स बन रहे हैं, वो क्या करूं करके डांस होता हाँ था। मैं ये पैंट डांस तो ठीक है, लेकिन उसमें बड़ी चीजें, गाने के लिरिक्स में बड़ा गंदा गंदा बोलने लग गए थे। ओके ओके ओके। मैं आया, बैठा, मैं कहा ये कैसे पॉजिटिव लिया जाए इस चीज को। मैंने उन्हीं शब्दों को लिया और दोबारा से उसी गाने को लिखा, उन्हीं शब्दों को पॉजिटिव वे में लिखा, गाना रिलीज किया, और वो फिर आज मिलियंस में। और उस गाने को लोगों ने इतना प्यार किया, किंदी चली बांटने को दोबारा से। तो वो एक चीज जो मैं आपको पहले कह रहा था कि आप उन लोगों से सीखो कुछ। आपको इग्नोर कर रहे हैं, उनके बारे में सीरियस नहीं होना है। वो बड़ा कुछ आपके लिए बोल रहे हैं, बोलने दो, ठीक है। वो बेसिकली पता नहीं पॉडकास्ट में किस एंगल से इस चीज़ को लेंगे लोग। भाई कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है, ठीक है। तो अब जो हाथी होगा ना, वो बैठा हुआ हाथी जो है ना, भौंकते हुए कुत्ते से बड़ा ही दिखाई देगा। तो जरूरत नहीं है उनके ऊपर इतने ज्यादा टिप्पणी। तो आप देखते थे वो मीम्स? मैं उस समय, हाँ देखता था मैं, उस समय बड़े चलते थे। मैंने कहा यार पहले 3-4 दिन तो मैंने जो है ना वो 2-4 मीम्स देखे, और 2-4 मीम्स जब देखे ना, मेरे को यार इतना गंदा कैसे बोल सकते लोग, इतना गंदे मीम्स कैसे बना सकते, ये क्या हो गया। लेकिन जब मैंने उस चीज को इंस्पायर होने के लिए लिया, माइंड में मैंने एक थॉट प्रोसेस लिया कि नहीं, मैं इसको पॉजिटिव कैसे कर सकता हूँ। अगर मेरे लिए लोग गलत बोल रहे हैं तो मैं उस चीज को प्रूव करूंगा कि नहीं ये गलत नहीं है, ये सही है। अगर मैंने ये गाना गाया, इसमें क्या किंदी चाले बांटने किंदी चाले, तो ठुमक ठुमक खाए किंदी चाले, सब गाते हैं या बोलते हैं अरे बड़े ठुमक ठुमक के चलिए। तो मैं उस चीज को बाद में मैंने फिर सारे मीम्स देखने शुरू किए, जितने नेगेटिव मीम्स थे वही देखे मैंने सारे। मैं कहा सारे ही देखो इसको, सारे देख के फिर मैं बैठा, और मैंने ये गाना जो है मेरे ख्याल से 3-4 घंटे में लिखा। गया स्टूडियो में, गाया, म्यूजिक डायरेक्टर को बोला बना भाई इस गाने को। उसने गाना बनाया और जाके मार्केट में डाला, और सुपर डुपर हिट हो गया। देखो इस समय आपके पास ना 2 ऑप्शन थे। यूजुअली क्या आम इंसान क्या करता है, ये वो लाइव आ जाता है, ये एक वीडियो बना लेता कि देखिए ऐसा बोल रहे हैं मेरे बारे, क्या जरूरत है वो। अब मैं आपको यहाँ एक चीज बताता हूँ। अगर आपका कोई गाना है, आपके गाने को 1 मिलियन लोगों ने पसंद किया है, 1 मिलियन लोगों ने पसंद करने के बाद उसमें आपको 50 कमेंट नेगेटिव आ गए। अब 50 गधों के चक्कर में आप 1 मिलियन लोगों को थोड़ी नहीं खोलोगे। राइट। ठीक है, तभी बोलो उनको सीरियस लेना ही नहीं है, उनको बोलने दो, उनका काम है वो। समाज में वो नेगेटिव तत्व होने बहुत जरूरी है, जिनकी वजह से आपको बूस्ट अप मिलता है, एनर्जी मिलता है। मैं तो उनको एनर्जी के तौर पे लेता हूँ कि अगर कोई मेरे लिए गलत बोले तो जाके कुछ अच्छा कर लो। उनको जवाब नहीं देना है, उनको देना ही नहीं है जवाब। आप अच्छा करो, बहुत अच्छा करो। तो वो चीज़ें रहनी चाहिए। वो शायद आपको पेशेंस से, आपकी सहनशीलता से, और आप अगर आपका मानसिक संतुलन बिल्कुल सही होना चाहिए। सोचिए आराम से, आंखें बंद करके कि मेरे को बेस्ट क्या करना है, आप वो करो। अगर आप इंटरव्यू देने, अगर आप जाके सोशल मीडिया पे आ गए, उसने मेरे को ऐसा बोला, वो मेरे को गालियां दे रहा है, वो मेरे को गंदा बोल रहा है, तो क्या करना है? बोल रहा है तो बोल रहे, तो उसका मुंह क्या बंद करना है? बिल्कुल। ये आपने बहुत देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने एक्सपीरियंस से तो सब सीखते हैं, लेकिन दूसरे से एक्सपीरियंस से जो इंसान सीख गया वो बहुत जगह बच जाता है। अभी जो भी बातें हुई, और ये जो लास्ट वाला पॉइंट बताया, इससे मुझे लगता है जो उभरते हुए कलाकार है, जो पॉपुलर बेशक हो गए हैं, लेकिन उन्हें माइंड सेट नहीं है कि आगे वो जनता को हैंडल किस तरीके से करे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो जो भी अभी पॉइंट बताया, ये पॉइंट आपके जीवन में एक रामबाण इलाज हो सकता है जिंदगी की सक्सेस के लिए। तो इम्प्लीमेंट ज़रूर करें यार, क्योंकि एक्सपीरियंस ही बताता है। एक मेरा और सवाल है, थोड़ा सा ये हो सकता है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो। हमारे हिमाचल में एक हॉट टॉपिक निकला था कुछ समय पहले। हिमाचल के कुछ पॉपुलर सिंगर्स के 2 गुटों के बीच में एक टूर्नामेंट के दौरान कुछ कहासुनी हुई थी। तो उस बारे में आपको कुछ कहना चाहते हैं? सेलिब्रिटी लीग मैच।
यस मैं पहले भी 1-2 चैनल पे दे चुका इस इंटरव्यू को। अच्छा। मैं तो मजाकिया अंदाज में बोला। हाँ। वो दोनों के बीच जो लड़ाई हुई थी, दोनों वो एस्टेब्लिश सिंगर है और अच्छे सिंगर है, बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने नाम कमाया है। और ख़ास तौर पर अगर मैं शर्मा जी की बात करूँ, उन्हें बहुत 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 बड़ा नाम है उनका। तो दोनों समझदार लोग हैं। अपने मुद्दे को उन्होंने कैसे सुलझाया वो बहुत अच्छी बात है, सुलझा भी दिया है। ओके। लेकिन मैंने मजाकिया तौर पे वहाँ एक बात कही थी चैनल पे कि जिस दिन मैं भी सेलिब्रिटी बन जाऊँगा उस दिन मैं भी मैच खेलूँगा। अच्छा। तो मैं इतना सीरियस उस चीज़ को भी नहीं लेता हूँ कि उन लोगों की बातों को इतना सीरियस नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैंने उस चीज़ में घुसने की कोशिश ही नहीं की उन दोनों के बीच। क्या झगड़ा हुआ, क्या अंदर की बातें थी, क्या वो क्या चीज़ें रही है, स्टंट था या सच में ऐसा हुआ, क्या प्रॉब्लम थी उन दोनों के बीच, ईगो था या क्या था, जो भी था वो उन दोनों का है। तो मैं शायद अपने आप को आपके पॉडकास्ट के माध्यम से दरकिनार ही करूंगा इस चीज़ के लिए। और इतना ज़रूर कहूँगा, उन दोनों को तो नहीं, जो बाकी और लोग हैं, जब भी कभी ऐसी चीज़ें आए तो आपस के मसले को आपस में सुलझा दे सारा। क्योंकि सेलिब्रिटी बन के आप जब नाम बनाते हैं तो थोड़ा सा शांत रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, होता है, यहाँ तक कि आप बैक स्टेज भी होते हो, आपको कई बार लोग पीछे से गालियाँ दे देते, उल्टा सीधा बोल देते, तो बोल दे क्या हो गया, बोलने दो यार। तो वहाँ असली मुद्दा क्या था मैंने जानने की कोशिश, मैं घुसा ही नहीं उस बात में। मेरे को काफ़ी और लोगों के भी फ़ोन आए, कलाकारों के भी, भाई जी क्या हुआ उसमें, आपको सुना है आपने, कुछ ऐसा हुआ था? मैं बोला यार मेरे को नहीं पता ना, मैं इन चीज़ों में पढ़ना चाहता हूँ। मेरा अपना खेती बाड़ी का, बागवानी का काम है, अपना परिवार है, अपनी फैमिली है, मैं अपने गीत संगीत में अपनी टीम के साथ रहता हूँ, उसमें रहता हूँ, बस उनके बीच ही खुश हूँ। क्योंकि उसमें फिर क्या होता है कि गुट बदल ऑडियंस बिखर जाती है वो ना। दोनों मेरे पसंदीदा है। अच्छा। अब मैं एक को बोलूंगा कि उसने गलत किया, उसने बोला उसने गलत, जिसने गलत किया वो खुद देखेगा। बिल्कुल, उन बिल्कुल दोनों को सही। पता होगा किसने गलत किया। मेरे दोनों बहुत पसंदीदा है। और हम लोगों तो शायद 10-10 साल साथ रहे हैं, साथ ही रहे हैं दोनों लोग। तो वो समझदार हैं, ऐसा नहीं है कि कोई गलतियां हो जाती हैं, उनसे भी हुई होगी, उनमें किस एक व्यक्ति से गलती हुई, जिससे भी हुई होगी, हो गई है गलती, उन दोनों से क्या गलती हुई होगी, लेकिन वो सच में मैच्योर है, समझदार है और अपने मुद्दे को उन्होंने सुलझा भी लिया होगा। अभी वो उठ भी नहीं रहा है, मीडिया में कहीं है भी नहीं है, तो होना भी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, मेरा भी यही मानना है कि चलो देखो हमारी हिमाचल की मीडिया को ना थोड़ा सा मतलब मीडिया से हटकर भी थोड़ा सोच समझना चाहिए कि अगर मान लो कुछ चीज़ अगर हो भी गई है तो अपने फ़ायदे के लिए उस चीज़ को इतना ना उठाएं कि जितना असल में ना हो। मीडिया ने दिखाया है वो चीज़, अब लोग देखते हैं, कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें देखते हैं, नेगेटिव चीज़ें लोग देखते हैं और रिएक्शन भी लोग देते हैं, कमेंट भी लोग लिखते हैं, वो भी लोगों का अपना सोच होता है, अपना प्रोस्पेक्ट्स होता है, किसी को आप रोक नहीं सकते हो। ये चीज़ आपके जीवन में आपको लगता है कि जैसे हमारी देवभूमि हिमाचल है और हम अपने आप को एक लकी फील करते हैं कि हम देवों के इतने करीब रहते हैं, है ना, तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ के जर्नी में कभी देवी देवताओं का आप पर आशीर्वाद रहा हो, कृपा रही हो? अगर रही हो तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने जब छत्रधारी का गाना गाया था तो इतना पॉपुलर वो गाना हुआ था, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे को मिली। जो एक्सीडेंट भी हुआ था तो मुझे लगता है कि शायद महाराज ने की कृपा से बच गया मैं, और लोगों की कृपा से बच गया, लोगों के आशीर्वाद से बच गया हूँ। तो मैं जो देवी देवताओं को मानता हूँ, मैं ये एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी मंदिर में चले जाएं, हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतने पॉपुलर मंदिर हैं देश के अंदर जहाँ पर लोग लाखों की संख्या में जाते हैं और जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। जी। सबसे पहले आपका कुल इष्ट देवता होता है, कुल देवता से ऊपर कोई देवता नहीं होता है। जब आपको उसकी ब्लेसिंग्स होती है, बड़े बड़े मंदिरों में जाने के बाद ब्लेसिंग तब मिलती है आपको। जब भी आप कहीं बड़े धार्मिक स्थानों पे जाते हो, हिंदुस्तान के बहुत बड़े पवित्र मंदिरों में कहीं भी जा रहे हो, तो सबसे पहले अपने कुल देवता के पास जाइए, आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि कुलिष्ठ ही सबसे नज़दीक है आपके। वो ब्लेसिंग्स आपको तब मिलती है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा सेल्फ माइंड का एक थॉट प्रोसेस है कि ऐसा होता है। और जब मैंने बड़े बुजुर्गों से इस बारे में कभी चर्चा की तो उनके मुंह से भी ये बात निकली कि बिल्कुल सत्य है। मैंने किसी से सीखा नहीं है, खुद दिमाग में ऐसा आया कि ऐसा होता है, अनुभव, और ऐसा अनुभव है। और आप अपने कुल देवता को
कोई भी कुल, जैसे मेरे कुल देवता जो है महासु देवता, आराध्य देव मेरे महासु देवता है, 4 महासु देवता है, बाशिक महाराज, बोठा महाराज, पबासी महाराज, चालदा महाराज, और उनके जो वजीर है शिड़कलिया महाराज, सबारसु महाराज, वो हमारा देवता है, हमारा कुल देवता है। तो हम सबसे पहले उनको मानते हैं। उनको मानने के बाद ही हम फिर माँ हाटेश्वरी को मानते हैं, फिर हम और आगे जाते हैं, फिर दूसरे मंदिर में जाते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो वो चीज़ें हैं, ये चीज़ें ये हमारे संस्कार और संस्कृति में आते हैं। अगर संस्कार और संस्कृति की जब बात करते हैं ना, जब आप सबसे पहले अपने संस्कार और संस्कृति को नहीं भूलोगे, संस्कार और संस्कृति में आपके पेरेंट्स भी आते हैं, आपका पहनावा, आपका खान पान, आपके मंदिर, आपके देवी देवता। तो अगर आप उनको मानते हो ना, तो आप में कहीं ना कहीं संस्कार है। ठीक है, जाने के लिए तो आप चले जाओ, मैं फलाने मंदिर में चले गया, वहाँ से आशीर्वाद लेके आ गया हूँ, ठीक है, और घर में आपके कुलिष्टी नाराज पूरा कुलिष्टी नाराज है, आपके तांडव मचा हुआ है, तो वो तांडव तो आपका ठीक करेगा घर का देवता ही। तो हमारी जो देवभूमि की बात की है, देवभूमि जो है हमारे उत्तराखंड और हिमाचल जो है पहाड़ी दोनों राज्य है, यहाँ देवी देवताओं की भूमि देवभूमि कहा जाता है, और यहाँ पर लोग बहुत मानते हैं अपने इष्ट देवता को। अब जैसे आप हैं कुल्लू के रहने वाले, तो कुल्लू में देखिए जगन्नाथ जो है, और बहुत सारे देवता, बिजली महादेव है, बहुत वहाँ पे मानते हैं। तो वो आपके आराध्य देव है, इष्ट देव है, इष्ट देवी है। वैसे और दूसरी जगह रोडू जाइए, चौपाल जाइए, नेरवा जाइए, मंडी जाइए, बिलासपुर जाइए, और आप उत्तराखंड में कहीं जौनसार जाते हो, गढ़वाल जाते हो, कुमाऊं जाते हैं, तो वो देवी देवताओं को मानते हैं, और मानना भी चाहिए। जब आप देवी देवताओं के आगे नतमस्तक होते हो, तो आप जो है अपने आप में कहीं ना कहीं आप शून्य हो जाते हैं। आप जितने बड़े व्यक्ति हो, बिल्कुल ठीक है, मैंने देखे हैं बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े लीडर्स वगैरह, ठीक है, जब वो आते हैं मंदिरों में, तो वो भी तो नतमस्तक होकर शून्य हो जाते हैं। वो भी तो उनके आगे ये बोलते हैं कि हे प्रभु कृपा करना, रहम करना। और जब मैं भगवान के आगे जाके जब मैं भी नतमस्तक होता हूँ, तो शायद जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी थी कि भगवान कुछ नहीं है, तेरे से ऊपर कोई नहीं है, बस शून्य रख ले, फालतू के ईगो, ये लेना देना कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ाता रहे, लेकिन जितना आगे बढ़ाता रहेगा उतना लोगों के सामने सिर झुकाता रहियो मेरा, और उतना जितना, और जो पेड़, जिस पेड़ में फल लगे होते हैं वो झुका ही होता है, वो सबको पता है ये कहावत, ठीक है। अगर आपका बड़ा नाम है तो कोशिश कीजिए आप शून्य रहिए, आप सहमे रहिए, शांत रहिए, कूल रहिए, तो आप जीवन में कामयाब होते ही रहिए। बिल्कुल सही। मैंने जो मेरी अभी ये यूट्यूब की जर्नी है, इस जर्नी में मैंने अभी तक कम से कम 100+ टेम्पल्स को विज़िट कर लिया है मैंने। और शुरुआत में देखो, मैं अपनी बात बताता हूँ कि मतलब नेचुरल नहीं होता पहले बता, हम क्या मांग, मैं पहले मांगने यही जाता था कि प्रभु ठीक है, मेरा ये हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मतलब मेरा काम कर दे। बेसिकली मैं शुरुआती दौर पर मैं ऐसा करता था। धीरे 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 मुझे समझ आने लगी कि यार मैं इतनी बड़ी शक्तियों के पास जा रहा हूँ और मैं क्या मांग रहा हूँ। अब मैं जिस भी मंदिर जाता हूँ, पिछले कल भी महासु देवता के मंदिर गया मैं, अब मैं ये बोलता हूँ कि मैं कुछ नहीं मांगता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू अपने चरणों में रख, बस बात खत्म। बिल्कुल। और पिछले कल हम हनोल गए थे, वहाँ पर बहुत अच्छा अनुभव हुआ, मतलब एक मन को प्रसन्नता वाला अनुभव हुआ। 5वां धाम उसको घोषित कर दिया उत्तराखंड सरकार ने, हाँ। और बहुत बड़ी बात है उत्तराखंड के लिए। वहाँ पर वो भीम के कंचे भी थे, आपने हाँ, तो उठाए बड़े उठाए, हाँ। अब तो नहीं उठाए जाते, पहले उठाए। छोटे वाला तो मैं उठा देता हूँ, बड़े वाला नहीं उठाया जाता है। तो कल हमने भी कोशिश की उठाने की, तो किसी से उठा किसी से नहीं उठा, हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो मतलब मन प्रसन्न रहा, और मैं कभी भी, अब मुझे ऐसा लगता है मेरा भी एक ही ऑडियंस को भी एक मेरा, क्योंकि मैं देवनीति से बहुत गहरा जुड़ा हुआ हूँ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि भाई जैसे बोलते हैं ना, भाई सुख के सब साथी दुख में ना कोई। क्या बात है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई अगर आपके अंदर दुख आता है तो आप भगवान को याद तो करते हो सुख के लिए, जब सुख आता तब आप भूल जाते हो। तो कोशिश कीजिए कि जब आपके जीवन में बहुत कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है ना, तो अपने आराध्य देव को, इष्ट देव को, कुल देव को धन्यवाद जरूर कीजिए। शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड। सोचा भी नहीं कभी। तो मैं तो अपने जीवन में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करता हूँ। कई बार रात को मैं उठ जाता हूँ 3 बजे 4 बजे, नींद उठ गई, तो उठ के मैं 2-3 मिनट के लिए ना थैंक्स करता हूँ भगवान का। मैं मांगता नहीं हूँ कुछ, मैं बोला जो तूने दिया ना यहाँ तक बहुत अच्छा दिया, मुझे पता जब तूने ये दिया तो आगे भी अच्छा ही देगा। मांगते 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 कितना मांगोगे, कमी भूख तो हमारी कभी कम होगी नहीं। बिल्कुल स्वाभाविक है हमारे जीवन में। हमारा जब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक छोटे से गांव का, छाजपुर का विक्की, इतना बड़ा नाम विक्की चौहान बन जाएगा। एग्री करता हूँ, लोग इस चीज़ को मानते हैं कि नाम है विक्की चौहान भी। तो जब ये नाम बन सकता है
तो आगे भी बहुत सी सारी चीज़ें अच्छी होगी। अगर जो चीज़ें जैसे संगीत के क्षेत्र में एक अच्छी कामयाबी मिली है, बहुत अच्छी कामयाबी मिली है, उसके अलावा जो मेरा और जो सामाजिक जीवन रहा है या पारिवारिक जीवन रहा है, वो भी शायद ब्लेस्ड रहा हूँ। तो वो इस देवता की ही कृपा रहती है और रहनी भी चाहिए। तो आप उनके आगे ये बोलो कि थैंक यू, बस शुक्रिया, जो दिया ना तूने, मैं खुश हूँ। मतलब अगर ये बोलो कि मेरे पास अभी ये नहीं है, मेरे को गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, ये भगवान ने थोड़ी नहीं देना है। ये तो मेहनत करनी है ना, कोशिश करनी है। अगर वो कोशिश आपकी कामयाब होती है तो उसको थैंक्स जरूर करो। आप एहसान फरामोश ना हो। वही यारी दोस्ती में, वही परिवार में जो आपको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, उसका थैंक्स आप जरूर करो लाइफ में। ये चीज़ है। अब हम पॉडकास्ट के आखिरी वाले हिस्से में पहुंच चुके हैं। मैं एक बात पूछना भूल गया था। देखो जी, हमने देखी है आज से 15-20 साल पहले की मैं बात करूं तो हमने ना 2-3 मूवीज हमारे हिमाचल में बड़ी पॉपुलर हुई थी। सीडीज आती थी, शायद मुझे लगता है वीसीआर के थ्रू या डीवीडी के थ्रू आती थी वो। और जब हमारे घर में मूवी लगती थी तो आसपास का जैसे गांव पूरा बैठ के भी ये मूवी हमने देखनी। उसमें से 2-3 मूवीज थी, कुंजू चंचलो, एक फुलमुरांझो, नीरू लेगी दिल, हाँ ये थी, ये फिल्में थी। और आज भी मैं देखता हूँ, आज भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी हिम्मत है कि वो एक हिमाचली मूवी बनाए। हालांकि ये नहीं कह रहा मैं नहीं बनाई है, हो सकता है बनाई हो, लेकिन इस तरफ इतना बड़ा रिस्क लेना कोई आज की डेट में मतलब रेदर देन मूवी बनाना, वो कुछ और बनाना वो समझते हैं। उस दौर की आपकी वो सुपर डुपर हिट मूवी जिसकी सीढ़ियां हजारों में बिकी थी, लाखों में बिकी थी, सॉरी, तो वो अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए कि मूवी के दौरान क्या दौर था। क्योंकि आप देखो, आपको पता है अभी क्या है, अभी चीज़ें आसान हो गई है। हमारे पास ट्राइपॉड्स होते हैं, हमारे पास गिम्बल्स होते हैं, हमारे पास ड्रोन्स होते हैं, मतलब फैसिलिटी बहुत अच्छी आ गई है। उस ज़माने 15 से 20 साल पीछे जाएं तो मुश्किल से मुश्किल ट्राइपॉड हुआ करते थे, या जो भी शूटिंग का सामान वो हुआ करता था। उन दिनों में भी आपने एक पूरी मूवी शूट की। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने हमारी हिमाचली जो मूवी शूट की थी उसको बनने में क्या क्या प्रोसेस था, किस तरीके से आपने वो बनाई, और कौन कौन सी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा आपको? हिमाचल प्रदेश की पहली पहाड़ी फिल्म बनाई थी दिव्य हिमाचल ने, जी। फुलमुरांझू। नीरज प्राशर जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अभी मुंबई में हैं, अच्छे एस्टेब्लिश हैं वो। वो उसके हीरो थे। तो वो फिल्म जब बनी, उस फिल्म के बनने के वो जब फिल्म रिलीज़ हुई तो वो काफ़ी अच्छे लेवल पे पॉपुलर होने लगी थी। तो हमारे प्रोड्यूसर थे टीएम कंपनी के चंडीगढ़ के, फौजी सर बोलते हैं हम उनको, वो थे। उनके पास एक डायरेक्टर आते हैं। तो जब वो डायरेक्टर आते हैं सोनी सर, तो मैं नहीं जानता था, बैठे फिल्म बनानी है तो मैं बनाऊंगा आपकी फिल्म। तो उनसे वो बैठे, बातचीत की कि क्या फ़िल्म बनाओगे। कहते ना, फौजी सर ने बोला टीएम कंपनी वालों ने कि कुंजू चंचलो पे फिल्म बनाते हैं। कुंजू चंचलो फिल्म बनाने का फाइनल हुआ। तो शाम को हम लोग सारे बैठे थे, डायरेक्टर वगैरह सब लोग। बोलो कौन कौन है ये लोग? बोले ये सिंगर है, ये सिंगर है, ये सिंगर। तो और भी थे 2-4 मेरे साथ के सिंगर उस टाइम ना। कहते ये लड़के को लेना है मेरे को। मैं बोला यार मैं कहाँ फिल्म में काम करूँगा। कहते नहीं आपको लेना है मेरे को फिल्म के लिए। तो ऐसा नहीं था कि मेरे ऊपर फिल्म बननी थी। तो उन्होंने मेरे को उस फिल्म में ले लिया। जब हमने उनके बारे में पता किया सोनी सर कौन है, तो सोनी सर है वो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया है। देवानंद जी के साथ, राजेंद्र कुमार जी के साथ, शम्मी कपूर जी के साथ, शशि कपूर जी के साथ। और लास्ट फिल्म उन्होंने उस टाइम की थी असिस्टेंट डायरेक्टर संजय दत्त की खतरनाक फिल्म, उसके असिस्टेंट डायरेक्टर वो थे। उन्होंने आमिर खान जी के साथ भी काम किया है। तो जब कहते ये वो है डायरेक्टर, तो मैं तो ऐसे एकदम से घबरा गया, मैं कि इतने बड़े डायरेक्टर। तो कहते नहीं हो जाएगा, आप चिंता ना करो। जब हम लोग गए सामान, क्योंकि हम लोग शूट करते थे जब एल्बम ना, तो कैमरा वगैरह ले लिया, छोटा सा ट्राइपॉड ले लिया। लेकिन जब फिल्म का सेटअप लगा, हमीरपुर में हमने ये फिल्म शूट की थी, नदौन साइड, तो मैं तो एकदम से चकाचौंध हो गया। ये क्या है यार, ये तो हैरानी वाली चीज़ होगी। बड़े कैमरे, रिफ्लेक्टर्स, लाइटें, प्रॉपर लेवल पे शूट हुई थी वो फिल्म। और बड़े लेवल के वो डायरेक्टर थे, अभी भी वो काम करते हैं, लेकिन 2 फिल्में मैंने उनके साथ की थी। तो वो एक्सपीरियंस ये है कि एकदम से जिस लेवल पे हम लोग हिमाचली वीडियो बनाते थे, नदी के किनारे चले गए, नाच गए, पत्थर के ऊपर हो गए, पेड़ के नीचे खड़े हो गए, डांस कर दिया। लेकिन जब एक्टिंग बेस वाली बात आई तो उन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी सिखाई है। आज अगर मैं बात करूं आपको, हमारे
कैमरे के बैक साइड में देखिए हमारे कैमरामैन बैठे हैं, इनको ज़्यादा पता इस चीज़ का होगा कि भाई फ्रेम इन क्या होती है, फ्रेम आउट क्या होता है। आज भी बहुत सारे आर्टिस्ट को ये पता नहीं होगा, भले रील्स बना रहे हैं तो वो चीज़ें उन्होंने सिखाई। फ्रेम इन क्या चीज़ है, क्या मिड शॉट है, क्या वाइड शॉट है, क्या आपका क्लोजअप है, कितना क्या चीज़, तो वो चीज़ें जब उन्होंने मेरे को बताई ये ऐसे होता है, पूरा वो कागज़ पे बनाते थे, ये तेरा शॉट है, इतना तू दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक तू जाएगा, ये होगा। मैं कहा सर एक्टिंग, कहते एक्टिंग नहीं करनी है, ये नहीं करना, बनावटी एक्टिंग नहीं करनी है, जो डायलॉग बोला है जिस तरीके से तू बोलता है वैसा ही बोल, नेचुरल, वो नेचुरल एक्टिंग होती है, उसको एक्टिंग बोलते हैं। सिर्फ आपको डायलॉग याद होना चाहिए, ठीक है। आप सिर्फ अपने आप को ध्यान लगाओ कि भाई फलाने आदमी का आप रोल कर रहे हो, तो वो पहले समझा देते थे भाई वो कुंजू था, वो ऐसा होता था। अब रियल में वो कैसा था, इतनी बड़ी स्टोरी आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन वो ऐसा होता था, ऐसे बांसुरी बजाता था, ऐसे मिलने आता था वो। तो उस चीज को तूने सोचना है कि जाते जाते दौड़ते दौड़ते जब तू वहां बैठा तो ये सोचे कुंजू वहां जा रहा है, ऐसे बोल रहा, डायलॉग बोल दे। तो बस मैं अपने तरीके से बोल देता था उस डायलॉग को, अपने स्टाइल में बोल देता था। तो वो जब फिल्म हमने बनाई तो वो हम लोगों ने 11 लाख सीडी बेची थी। 11 लाख सीडी बेची थी कंपनी ने उस टाइम। तो जो मुझे भी याद है क्योंकि मैंने कंपनी में 7-8 साल खुद काम किया वहाँ पर। जो पोस्टर डिज़ाइंस होते थे, दिल्ली जाना, डिज़ाइन बना के लाने, सीडीज़ वगैरह बना के लानी, स्प्लाइज में मैं काम करता था, खुद काम करता था। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपने पोस्टर खुद लगाता था। नाम, अच्छा नाम बना हुआ था, तो मेरे को इतना शौक था कि नहीं मेरा फोटो लग रहा है। तो हम लोग जब जाते थे दुकानों में तो पोस्टर लगाते थे हम लोग, अच्छा नाम भी था, बनाते थे। फिल्मों के पोस्टर मैंने खुद लगाए, शिमला में, सोलन में, मंडी में, दुकानों के बाहर, कोई देख ना ले फिर हमने टोपी पहन लेनी, फिर पोस्टर लगाना, निकल जाना वहाँ से। तो वो चीज़ें थी। अच्छा वो है कि मतलब करते थे हम लोग, होता है ये भी एक। हाँ, वो कोई वो नहीं, हमने अपने लिए काम किया है तो उसमें क्या है, आज भी करते हैं। आज भी जब हम लोग कोई गाना रिलीज करते हैं तो पूरी टीम होती है, तो वहाँ जाके हम लोग सारा सेटअप वगैरह खुद, नहीं यार ऐसा करते, ऐसा बनाते, ये टेबल यहाँ रख दो, खुद जा। आज तो बल्कि टीम है, सब कुछ है करने वाले, लेकिन मुझे आज भी खुद अपने काम में इन्वॉल्व होने का बहुत शौक है। मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, जो वीडियोस मेरे बनते हैं उसमें मेरा डायरेक्टर के लिए सुझाव रहता है कि भाई देख भाई मेरा इन्वॉल्वमेंट जरूर रहेगा, मेरे ये शॉर्ट विजन है, ये चीज़ें ये मैं बनाऊंगा। तो वो शायद वो सोनी सर की मेहरबानी है, उन्होंने, उनके साथ मैं कोई 3 महीने रहा, 2 फिल्में मैंने की, तो बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला, इतने बड़े लेवल के डायरेक्टर। उसके बाद औरों के साथ भी काम किया, जितेंद्र भाई एक पंजाब के बहुत बड़े डायरेक्टर है, उनके साथ काम किया, और सतेंद्र जी है, अच्छे लोगों के साथ काम किया, उनसे सीखने का बहुत अच्छा एक मौका मिला। और हमारे हिमाचल और उत्तराखंड में आज की डेट में जो डायरेक्टर्स वगैरह है अच्छी फिल्में बना सकते हैं, लेकिन जो आपने पहले बात कही कि फिल्में बनाने के लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए होता है। यहाँ पर अभी उत्तराखंड में तो सब्सिडी आ गई है, दे रहे हैं, वो 2-2 करोड़ रुपए की फिल्में बना रहे हैं। अभी उत्तराखंड की जौनसार की पहली फिल्म बनी मेरे गांव की बाट, सुपर डुपर हिट हुई है। पहाड़ी भाषा में फिल्म है, बॉम्बे लगी है, दिल्ली लगी है, चंडीगढ़ लगी है, सब जगह पे फिल्म लगी है और लोगों ने देखी है, लेकिन उस संस्कृति से जुड़ी हुई फिल्म बनाई है, बहुत पॉपुलर वो फिल्म हुई। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार से भी कि जो हिमाचल प्रदेश में भी जो सब्सिडी का प्रावधान किया गया है वो जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो। कागज़ों में तो शायद बन गया है, लेकिन उसमें बजट है या नहीं है, या फिर जो बॉम्बे से आके जो बाहर से आते हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स आते हैं हिमाचल प्रदेश के, 2 दिन के लिए बैठ के अगर वो पब्लिसिटी करके मीडिया के सामने अपना बयान देते, फिल्म सिटी लेना देना, 2 दिन के लिए अगर सुर्खियाँ बटोर के चले जाते तो वो गलत है। हिमाचल में बन सकती हैं, जब बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हिमाचल में आके फिल्में शूट कर सकते हैं तो हिमाचल के ऊपर भी फिल्में बन सकती है। हिमाचल की संस्कृति, हिमाचल का कल्चर, हिमाचल का रिवाज, यहाँ का खान पान, यहाँ का पहनावा, यहाँ के आर्टिस्ट, मतलब कितने अच्छे लेवल के हैं वो लोग, तो वो कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे काम करें, अगर मैं कुल्लू जिला की बात करूँ, इक्विपमेंट के आधार पे, सिस्टम के आधार पे, जो वहाँ पर प्रोडक्शन हाउसेज है, शायद हिमाचल का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउसेज अभी तक जो है कुल्लू में है, हिमाचल प्रदेश में। सब लोग अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वो फिल्में बनाते हैं दूसरों की, तो क्या अपनी फिल्में नहीं बनाएंगे? लेकिन अगर वो अपने जेब से फिल्मों के लिए पैसा लगाएंगे, अगर फिल्म चलेगी नहीं तो उनका पैसा तो डूब जाएगा। तो जो भी सब्सिडी दे रही है सरकार, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं संस्कृति आगे जाती है। और अगर ठेव की संस्कृति की बात करी तो कल्चर के लेवल पे अगर मैं बात करूँ, इस बात को मैं हमेशा एग्री करता हूँ कि अगर मुजरे की बात की जाए तो ठेव का मुजरा बहुत मशहूर है। सिरमौर
सिरमौर की नाटियाँ बहुत मशहूर है। तो ये हमारे ऐसे कुल्लू के जो कंपोजिशंस है, कुल्लू के जो संगीत है, जो नाटी बेसिकली जो है वो कुल्लू की जो रियल नाटी है वो दिल में बसती है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है नाटी जो रियाली ताल है उसका ओरिजिन जो आया है मुजरा ठेयोग से है। हारूले वगैरह सिरमौर की बहुत पॉपुलर है। तो ये चीज़ों के ऊपर अगर फिल्में बनेगी, लोग देखेंगे, अपनी पहली चीज़ कोई भी बनाएंगे वो बिकेगी, तो बननी चाहिए। इसमें सरकार का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और जो लोग इंटरेस्टेड है उनको भी कोशिश करनी चाहिए आगे, डेफिनेटली करनी चाहिए। जो लोग रिस्क होता है ना, लोग इसको मतलब हम भी सोचते हैं कि चलिए हिमाचली मूवी हो तो कितना मज़ा आए, जैसे वो हम देखते थे। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने, मुंबई के लोग थे, चंडीगढ़ पंजाब के लोग थे, काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया था कि हम लोग फिल्म बनाना चाहते हैं, आप हमारे मीटिंग्स करा दीजिए। जो हमने सुना है कि इसमें सब्सिडी मिलती है सरकार की तरफ से। तो जिस भी लेवल पे मैं ऑन स्क्रीन तो नहीं कह पाऊँगा, जिस भी लेवल पे मेरे को हायर लेवल पे जो मीटिंग करानी थी, मैंने ऑन फोन जो है बात करके हायर लेवल पे बात करी। मैं कहा सर आपसे कोई मीटिंग करना चाहता है फिल्म से रिलेटेड, आप प्लीज़ मिल लीजिए। फलाने स्ट्रेचर का आदमी, इतने बड़े लेवल का आदमी आपसे मिलना चाह रहा है, तो आप मिल जाइए। तो वो मिले उनसे, बात की। जब पूछा बजट तो बोले उसमें तो 5,000 है, उसमें तो 20,000 पड़ा हुआ है। तो फिर अगर बजट होगा पड़ा हुआ तो फिल्म बनाएंगे, बनाने चाहते हैं लोग, लेकिन बजट तो चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें कोई कंडीशंस होती है कि अगर आप हिमाचल के आर्टिस्ट लेते हैं 70% तो फिर आपको इतनी सब्सिडी मिलती है। अगर आप मुंबई के 2-3 आर्टिस्ट डालते हैं तो उतनी सब्सिडी मिलेगी। कितने अगर आप हिमाचल में इस फिल्म को 80% शूट करते तो बहुत अच्छी स्कीम्स तो बनाई हुई है, लेकिन सिर्फ कागजों में इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। अगर इम्प्लीमेंट इसको गवर्नमेंट करती है तो हिमाचल प्रदेश के कलाकारों के लिए, यहाँ के एक्टर्स के लिए, थिएटर के लोगों के लिए, जो लोग थिएटर कर रहे हैं आज के समय में हिमाचल के में, जो शिमला में अगर मैं बात करूं, कुल्लू में बात करूं, बड़े बड़े थिएटर्स हैं, तो लोग थिएटर करते हैं, बड़े अच्छे एक्टर्स हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश के बहुत बड़े बड़े एक्टर्स, अगर आप बात करें, रवीश ठाकुर की बात कीजिए, आज के समय में देखिए मुंबई का वो हमारा रोडू का बेटा आज मुंबई में अपना इतने बड़े लेवल पे नाम बना चुका है। और अपना जो छोटी बहू जो है रुबीना दलेक जी, उन्होंने कितना बड़ा नाम बना दिया है। तो ये एक्टर ही है ना, इन लोगों ने अच्छे नाम बनाए हैं। और साथ में नीरज पराशर, वो भी मुंबई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो जाके एस्टेब्लिश हो रहे हैं। सौरभ अग्निहोत्री है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया, 3 इडियट में काम किया है, भाग मिल्खा भाग में काम किया है, अच्छे रोल, छोटे रोल नहीं, बहुत। तो ये एक्टर हिमाचल के हैं, एस्टेब्लिश एक्टर हैं। जो तो बड़े एक्टर हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, उन लोगों का नाम इतना बड़ा हो गया है कि उनको हिमाचल से क्या लेना देना है, क्योंकि उनको बड़े लेवल पे काम करना, वो यहाँ आके अपनी सुर्खियाँ तो बटोर सकते हैं, मीडिया के सामने फोटो दे सकते हैं, क्योंकि ठीक है उनको लोग उतना पसंद भी करते हैं, बड़े लेवल पे, लेकिन जो योगदान दे नहीं पाएंगे, इतना योगदान दे नहीं पाएंगे और दे भी नहीं रहे हैं। लेकिन जो ये एक्टर है, जैसे हमारे रुवीना है या रवीश ठाकुर है, रामायण जो है, जिन्होंने पहले रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई थी पहले, जब हम बचपन में उस रामायण को देखते थे, उनके बेटे अब जो है रिक्रिएट कर रहे हैं रामायण को, सेम रामायण को बड़े लेवल पे, तो उसमें वो रावण का रोल अदा कर रहे हैं। तो हमारे लिए बड़ा प्राउड का मोमेंट है, रवीश ठाकुर उस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो वो जो लोग हैं, सेकंड लाइन के जो लोग हैं, वो हिमाचल का जो वर्चस्व है, हिमाचल का नाम जो है वो देश दुनिया में फैला रहे हैं। जैसे अभी ऑडियंस के भी दिमाग में जो होता है कि तरोताजा हो गया वो पुरानी मूवीज के लिए, हाँ, तो यूट्यूब पर तो है नहीं वो, क्या ऑडियंस कभी देख पाएगी वो किसी आपके माध्यम द्वारा, कहीं कभी हो पाएगा? मैं कोशिश करूंगा, कंपनी के जो हमारे सीईओ हैं अनिल शर्मा जी, टीएम कंपनी द म्यूज़िक इंडिया के नाम से उनकी कंपनी, मैं कोशिश करूंगा, उनको बताऊंगा कि वो फिल्म को जो है वो यूट्यूब पे डालें। और नहीं, अगर उनसे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है तो मैं उनसे, मेरे उनके साथ बहुत पारिवारिक संबंध है, मैं कोशिश करूंगा कि या किसी हमारे जो हिमाचल का कोई बड़ा यूट्यूब चैनल है उस पर हम लोग कोशिश कराते हैं इस फिल्म को डालने की। इसके गाने जो है वो तो ऑलरेडी है, वो यूट्यूब पे है, कुछ गाने मैंने गाए हैं, कुछ संजीव दीक्षित जी ने गाए हैं, बहुत अच्छे गाने हैं इसमें। तो नीरू लगी दिल एक फिल्म है, वो बहुत अच्छी फिल्म बनी है, उसके गाने बहुत अच्छे हैं। तो ये हम ट्राई करेंगे। चलिए, ऑडियंस से एक अपील चाहते हैं हम कि देखो भाई, जो भी हमारी हिमाचली जो मूवीज़ आई थी उस ज़माने में, अपना कुंजू चंचलो, फुलमू रांझो, ये तीसरी कौन सी गई थी? नीरू लगी दिल। नीरू लगी दिल। जो चाहते हैं देखना तो प्लीज़ कमेंट कर दो, लिख दो, वी वॉन्ट
री रिलीज या वी वांट मूवी, कुछ भी आप री रिलीज कर दो। तो नहीं, इसको हम रिलीज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरी खुद बड़ी पर्सनल इसमें इच्छा है। ये जरूर है कि ये 2005-6 में बनी हुई फिल्म है। 2005 में कुंजू चंचलो बनी थी और 2006 में नीरू लेगी दिल बनी थी। 2005 में ही शायद, एग्जैक्ट डेट नहीं मुझे मालूम, 4 के एंड या 5 के स्टार्टिंग में ही फुलमू राजू बनी थी। तो 20 साल ये- हो गए ऑलमोस्ट। हाँ, इतने साले हो गए। तो ये उस ज़माने की बनी हुई फिल्में हैं, लेकिन ये संस्कृति से जुड़ी हुई फिल्में हैं। थोड़ा बहुत टेक्निकली प्रॉब्लम हो सकता है, होगा, नहीं, लेकिन फिल्म का मज़ा आपको ज़रूर आएगा। जब फिल्म आप देखते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, उस फिल्म में जो है कुंजू चंचलो में मैं लास्ट में उसमें मेरे को मर जाता हूँ मैं उसमें। तो पूरी जो वो बनाते हैं ना हमारे शैया, उसके ऊपर मेरे को लटा के उस पर आग लगाई थी, और हाँ, पूरी आग लगाई थी और उसमें जलाने का सीन है, और फिर उसके बाद बंद करके मेरे को फिर हटा दिया था। अच्छा, ये रील किया है क्या? हाँ, फिर उसमें पहले पूरे उस पे मेरे को शैया पे पूरा लटा शमशान के, में, हाँ। हाँ, शमशान पे, और फिर आग लगाई और फिर बंद करके मेरे को भगा दिया। और पूरा, जब मेरी माँ ने ये फिल्म देखी तो रोने लगी थी, और बहुत सारे मेरे चाहने वाले लोग उस चीज़ को देख, बहुत इमोशनल जैसी चीज़ है। और हमारे हिमाचल और उत्तराखंड के लोग जो है वो इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उन चीज़ों को। तो मेरे को बड़े लोगों के कॉल्स आते थे, इतना लंबा सा मेरे पास फोन होता था, एक मटरोला का ऐसे बंद करने डंडे वाला। वाला। तो उस टाइम तो फोन सुनने के भी पैसे लगते थे। यार भाई, बड़ा दुख हुआ यार उसमें आपको जब जलाते। तो वो लोग हमसे जुड़े होते हैं, बिल्कुल, लोग बिल्कुल, आपको प्यार बिल्कुल। करते हैं। तो फिल्म बहुत इमोशनल फिल्म है, बहुत अच्छी इमोशनल थी फिल्म है। वो। मैं जानना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप पहले तो, जैसे आपने एक हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में एक ब्रिज का काम किया है, और ब्रिज का काम इन द सेंस आपने जो ब्रिज की तरह लोगों को आपस में जोड़ा हुआ है, संस्कृति को जोड़ा हुआ है। आपके शोज़ भी उत्तराखंड में होते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप थोड़ा सा अपने शोज़ के बारे में, उत्तराखंड की ऑडियंस किस तरीके की आपको मिलती है, वो भी थोड़ा सा बताइए आप। 2005 में मैं सबसे पहले, मेरे पास उत्तराखंड जौनसार बाबर से, लखवाड़ से कुछ लोग आए थे शिमला। तो उन्होंने मेरे से बात की कि हम लोग उत्तराखंड में जौनसार में आपका शो करना चाहते हैं। वो कड़ी ऐसी जुड़ी लखवाड़ में, तो मैं पहली बार उस वक्त वहाँ पर गया था। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि उत्तराखंड हो या हिमाचल हो, मुझे तो एक जैसा लगता है। इतना प्यार लोग करते हैं, मैं जितना प्यार मेरे को हिमाचल में लोग देते हैं, उतना ही प्यार मेरे को वहाँ भी मिलता है। धीरे धीरे हमने शुरू किया। उत्तराखंड को जो मैंने समझा है, वो जौनसार अलग है, फिर गढ़वाल अलग है, कुमाऊं क्षेत्र अलग है, कुछ प्लेन के एरियाज़ हैं, लेकिन वहाँ का जो कल्चर है वो भी बहुत रिच कल्चर है। सबसे पहले मैंने जौनसार में शुरू किया, फिर गढ़वाल में, फिर कुछ एक कुमाऊं के क्षेत्र में शुरू किया। तो हिमाचल से पहली बार जब बाहर जाने का मौका मिला, जौनसार जैसी जगह में, नई जगह में जाने का जब मौका मिला, तो पहली बार ऐसा लग रहा था कि मैं जाऊंगा तो लोग पता नहीं क्या सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, लेकिन लोगों ने बहुत प्यार दिया और आज तक देते आए हैं। मैं शायद अगर साल के जो एवरेजन शो करता हूँ वो 40 to 50 करता हूँ। तो 40 to 50 शोज़ में जो है मेरे करीबन 25 शो उत्तराखंड के होते हैं। क्या बात है। और कम कम अपना 20 से 25 शो मेरे यहाँ के होते हैं। तो आधा आधा है, मतलब कि लोगों ने बांध के रखा हुआ है, बड़ा प्यार करते हैं। तो उस जनता का भी हमेशा आभारी रहूँगा लाइफ टाइम, कि जब उधर जाता हूँ। अभी मैंने जब शूट भी किया तो उत्तराखंड में मैंने बहुत सारे गाने भी शूट किए, और वहाँ के लोगों का जो प्यार मिला उस चीज़ को देखते हुए, तो लगता नहीं है कि हिमाचल से कोई कलाकार वहाँ आया। उनके लिए ऐसा कि विकी चौहान है तो उनका अपना कलाकार है, तो वैसे ही बना के रखें वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से हमारे जो जनता, वैसे तो इस वीडियो में मैसेज ही मैसेज, अगर कोई ध्यान से समझेगा, इस वीडियो को इस तरीके से देखेगा कि एक अनुभवी इंसान से मैंने चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करनी है, अपने जीवन को और बेहतर बनाना है, कलाकारी के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में। तो बहुत सारे मैसेजेस आपको मिले, लेकिन फिर भी एक आखिरी एक ऑल ओवर सा एक आप कुछ हमारे जो नए कलाकार आ रहे हैं या कुछ अच्छा गा रहे हैं या सिंगिंग फील्ड में कुछ भी, अगर आप एक ऑल ओवर सा एक मैसेज देना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? देखिए, सबके लिए ये है, सिंगर है या कोई और लोग हैं, सबके लिए एक ही मैसेज है कि हर एक व्यक्ति दे रहा है इस मैसेज को नशे के ऊपर, लेकिन हम लोग इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हैं और कितना करना चाहिए। मैं यही कहूँगा पूरे हिमाचल प्रदेश से, सरकार है, ब्यूरोक्रेसी है या आम पब्लिक है, इसको एक सामाजिक मुहिम बनाएं, पूरा समाज इसमें जुड़े और एकजुट हो, नशे के खिलाफ इकट्ठा होकर के इसको सामाजिक मुहिम बनाएं। लोग जो हैं आज बच्चे, छोटे बच्चे को बर्बाद किया जा रहा है, उनको उतनी समझ नहीं होती है, वो मौज मस्ती में जो है इस कदर इस चीज़ में डूब जाते हैं
कि उन्हें इस चीज़ का ध्यान नहीं रहता कि हमारे पेरेंट्स, हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर या हम कहाँ जा रहे हैं। तो कोशिश करें उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कि ये चीज़ें ख़त्म हो। मैं अंत में इस चीज़ को ऐसे जोड़ना चाहूँगा कि अगर सरकार जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी पावर है, ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ी पावर है। एक नशा बेचने वाला व्यक्ति जो मानसिक तौर पे कमज़ोरी कहूँगा मैं, जो अपने समाज का नहीं सोचता, छोटे बच्चों का नहीं सोचता, तो मानसिक तौर पे कमज़ोर आदमी हो, और वो छोटे बच्चों को लेके, इन स्कूल के बच्चों को लेके उसमें फंसा देता है। क्या सरकार से या प्रशासन से वो व्यक्ति पकड़ा नहीं जाता? बड़ा सवाल है। मैं स्कूल में पढ़ने वाला, कॉलेज में पढ़ने वाला व्यक्ति, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला या स्कूल में मैं उस नशा बेचने वाले आदमी को ढूंढ लेता हूँ जिसका दिमाग इतना परिपक्व नहीं है। मैं उसको ढूंढ लेता हूँ। क्या हमारा पुलिस, हमारा प्रशासन, हमारी सरकार उसको ढूंढ नहीं सकती? सरकार के लिए क्या है ये? कोई खेल नहीं है 2 मिनट में। पर अगर स्ट्रिक्ट ऑर्डर उस लेवल पे हो, मैं देख रहा हूँ विधानसभा में भी सवाल लग रहे हैं इस चीज़ के, मीडिया में आ रहा है, खबरों में आ रहा है, हाँ जी हम नशे के ऊपर ये कर रहे हैं। कितना कर रहे हो? आज जगह जगह पर महिलाएं अपना महिला मंडल के थ्रू इस मुहिम को चला रही है। ठीक है, क्या करेगी बेचारी वो भी, उनके बच्चे उसमें फंसे हुए। लेकिन जब तक हमारे पास सरकार का सहयोग नहीं होगा, पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं होगा, ब्यूरोक्रेसी का ऊपर से सख्ताई नहीं होगी, कानून कड़े नहीं होंगे, ठीक है, तब तक कुछ नहीं होगा। ये बिक रहा है और बिकता रहेगा, और हमारा नौजवान यूथ जो है वो बर्बाद होता रहेगा। बिल्कुल। इतने कड़े कानून होने चाहिए, इतने कड़े कानून होने चाहिए कि बेचने वाला और खाने वाला और जिसके पास पहुंच रहा है उनके ऊपर सख्ताई ज़रूर होनी चाहिए। आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। जो बच्चा नशा लेता है, ये सिंथेटिक नशे की अगर बात करें, केमिकल, अगर चिट्टे की ही बात चिट्टे करें, की, ओके। सब लोग आज ओपनली बोल रहे हैं। जो बच्चा चिट्टा खाता है, मेरे ख्याल से वो 6, 7, 8 महीने या 1, 1.5 साल में मर जाता है। बिल्कुल सही। 99% मर रहे। जो थोड़े वापस आ रहे वो बेचारे मानसिक तौर पे बुद्धि उनकी वेस्ट खत्म हो जाती है। राइट। जो 2 साल में जो बच्चा खत्म हो रहा है, मैं उन माँ बाप को बोल रहा हूँ जिनके बच्चे जा चुके हैं, वो कितने तड़प रहे होंगे। जिनके बच्चे चिट्टे में पड़ रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए एक अच्छे से रिहैब सेंटर में भेज दीजिए। नहीं भेज सकते तो कानून के हवाले कीजिए। अगर वो 5 साल जेल में भी रहेगा ना, तो कम से कम जिंदा तो रहेगा। बिल्कुल सही। 2 साल बाद तो रहेगा नहीं जिंदगी में, वो मरना ही है। अगर कड़े कानून होंगे, उनको सजाएं मिलेगी 5 साल की, 7 साल की, तो 7 साल बाद बाहर आएगा तो कम से कम जिंदा तो आएगा। जब वो बचेगा ही नहीं तो क्या है? फिर आज आपका बच्चा नहीं बचा, कल किसी और का नहीं बचेगा, परसों किसी और का नहीं बचेगा। तो हमारा हिमाचल जो यूथ का हिमाचल, हमारा स्ट्रॉन्ग हिमाचल, मजबूत हिमाचल, वो जो है जब नौजवानों का हिमाचल नहीं रहेगा तो किसके लिए जियोगे? तो कानून कड़े होने चाहिए। प्रशासनिक तौर पे जो है बहुत बड़े लेवल पे जो है स्ट्रिक्ट कदम उठाए जाने चाहिए इस चीज़ में। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा भी अपना यही मैसेज है कि जो नशा मुक्त अभियान से ज़्यादा ज़रूरी है कि कानून ही ऐसे बनाया जाए ताकि कहीं से वो कहते हैं ना, आसार ही ना मिले चीज़ों का। और कलाकारों का ये कि शराब के ऊपर गाने ना बनाएं, नशों के ऊपर गाने ना बनाएं, और इसलिए ना बनाएं कि शायद कलाकार समाज का आईना होता है, दर्पण होता है, उसको लोग देखते हैं। क्या बात है। आपको इम्प्लीमेंट जो आप चीज़ें करते हो, लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके नज़दीक नहीं होते, लेकिन सोचते हैं कि वो ऐसा करता, मैं भी ऐसा करूँगा। तो आप उन चीज़ों के ऊपर गाने ना बनाएं, नशों के ऊपर गाने ना बनाएं। और कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, गन है, बंदूक है, या उल्टे सीधे गाने ना बनाएं। अच्छे गाने दें, अच्छे लिरिक्स दे भी रहे बहुत सारे कलाकार, बहुत अच्छे गाने दे रहे। लेकिन अगर आप नशों के आधार पे गाने बनाने लग जाओगे और तो वो शायद समाज को खराब ही करेगा। मैंने पहली बार ऐसा कलाकार हमारे हिमाचल में मैंने सुनी, पहले कलाकार के मुंह से बात की जो आपने कही, बड़ा अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। अभी तक मेरे जितने मतलब काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन हुई है, बातचीत भी हुई है, लेकिन ये वाली बात मुझे बहुत कम लोगों ने बोली है, तो ये आपने कहा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार राजपूत जी। आप हमारे घर पे आए और दिल की गहराई से आपका और आपकी पूरी टीम का मैं आभारी हूँ और आभारी रहूँगा। और हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे घर पे पधारे और इतने दूर से, और हमारे मित्र
के कहने पे हम दोनों मिले तो वो अच्छा लगा। भविष्य में भी कभी भी अगर मेरी ज़रूरत आपको या आपकी टीम को हो तो हम लोग ज़रूर आपके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में संस्कृति के लिए, यहाँ के कलाकारों के लिए कोई ना कोई एक अच्छा काम कर रहे हो। और जब मुझे इस बात का भी पता चला कि आप सबसे पहले यूट्यूबर है जो पॉडकास्ट बना रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत के साथ जो है ये अपनी बातें साझा कर रहा हूँ। और अगर मेरी मेहमान नवाजी में कोई त्रुटि रह जाए तो मैं आपके और आपकी पूरी टीम से क्षमा प्रार्थी भी रहूँगा। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा ड्रीम कम ट्रू वाली बात है, मेरे लिए बस 2 लाइनें अगर आप किंदी चाली बाटने वाले अगर सुना दे, या कोई भी आप फेवरेट गाना सुना दे तो मज़ा आ जाएगा। वो किंदी चाली बाटणो किंदी चाली तू, ठुमक ठुमक गाए किंदी चाली तू, किंदी चाली बाटणो किंदी चाली तू, ठुमक ठुमक गाए किंदी चाली तू, कहीं पूछे संगिया कहीं पूछे तू, चाली हुआ केरी की वे पता नहीं मुँह, कहीं पूछे संगिया कहीं पूछे तू, चाली हुआ केरी की वे पता नहीं मुँह। थैंक यू सो मच। ड्रीम कम ट्रू। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको आज की ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी, और जो भी आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट करके ज़रूर बता दें कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो। जैसा आप सभी को पता है, हम अपने कल्चर से रिलेटेड, देवी देवताओं से रिलेटेड और हमारे हिमाचल से रिलेटेड ही पॉडकास्ट करते हैं, जिसमें हमारा कल्चर को मतलब उसमें बातें हो, तो मेरे को तो बहुत मज़ा आता है। आप भी इतने अच्छे व्यूज़ देते हो तो आपको भी डेफिनेटली मज़ा आता होगा। साथ ही साथ हिमाचल के बाहर के लोग भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद है। अगर आप प्यार दे रहे हो तभी हम इतना ट्रैवल कर पा रहे हैं, इतना ज़्यादा जा पा रहे हैं, तो ये आप सबका प्यार है। मेरे दिल की गहराइयों से आपको तहे दिल से मेरा धन्यवाद है। और कोई मेरे से भूल चुकी हो तो उसके लिए प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। और इस वीडियो में बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड कुछ चीज़ें आपको लगता है कि मैं सवाल पूछना भूल गया या आपके दिमाग में कोई सवाल आ गया, वो भी कमेंट कर दीजिए, एंड करेंगे उस पर भी कभी बात इन फ्यूचर। कभी अगर हम फिर से आए तो उन सवालों के जवाब हम खुद जानेंगे। आज हमने एक सिंगर की सिंगिंग जो लाइन है उससे हटकर भी हमने बहुत सारी चीज़ें आज सुनी और सीखी भी। तो एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक, द नितिश राजपूत शो, ओनली ऑन द लिमिटलेस टॉक चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिमाचल, जय भोलेनाथ, जय माँ हिडिंबा, जय बिजली महादेव, जय महासुदेवता। तो दोस्तों, मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी जैसे माला, ब्रेसलेट या कोई सुरक्षा कवच जो ये दावा करेंगे कि वो आपको बुरी नजर से बचाएगा, जादू टोने से बचाएगा या तंत्र विद्या से बचाएगा। लेकिन किसी भी माला को, किसी भी ब्रेसलेट को या किसी भी रुद्राक्ष को अगर आप बिना अभिमंत्रित किए या बिना आपके नाम से एनर्जाइज करके अगर आप धारण करते हो तो मात्र एक फैशन तक ही वो सीमित है। आपने हमें भर भर के मैसेजेस किए और बहुत सारे लोगों ने हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताई, क्योंकि हमने इतने सारे मंदिरों में पॉडकास्ट किए हैं, इतने सारे तांत्रिक व साधकों से मिले हैं। इसलिए इस अनुभव के आधार पर हमने आपकी सभी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लाया है, वो है 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जिन्हें अभिमंत्रित करेंगे हमारे साथ जुड़े हुए बहुत से साधक और आपके नाम से अभिमंत्रित करके आप तक पहुंचाएंगे, जो कि आपकी रक्षा करेंगे किसी भी तरीके के काले जादू से, तंत्र बाधा से, नजर दोष से, शारीरिक व मानसिक तनाव से मुक्त करेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर हमारी त्रिशूल नाम की इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर प्रोडक्ट चूज करें और मैसेज में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो ये कदम हमने आपके बहुत सारे मैसेजेस के आधार पर, बहुत सारे कॉल्स के आधार पर एक सेवा भाव के रूप में लिया है। तो देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।